तो ये होज़े जो है मेरे पास आता है और मुझे कहता है कि उठ। मैंने क्या हुआ? दिस इज़ समथिंग व्हिच मुंबई हैज़ नेवर सीन, वी नीड टू डू समथिंग। आई सेड मीन्स व्हाट? वी नीड टू गो लाइव। आई सेड एट 2:30? ब्रदर, ये वो सिचुएशन है, अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, कभी किसी ने देखी नहीं है, लेट्स गो लाइव। और हम रात को 2:30 बजे लाइव। ओह! और जो, क्योंकि हमारे स्टूडियो का फ़ोन चल रहा था, कुछ लोग कार में फंसे हुए थे जिनकी मोबाइल की आखिरी पॉइंट बची हुई थी, फ़ोन किया कि मेरे घर पे बोल दो, और ये लाइव जा रहा है सब कुछ, कि मैं यहाँ फंसा हूँ, कोई टेंशन ना ले, कार साइड में लगा दी है, वहाँ मैं बैठ गया हूँ, जैसे ही ठीक होगा हम आ जाएंगे। नॉन स्टॉप हमने ये सुबह तक किया, सोए नहीं। ओह! वाओ! फिर हमने मेरे ख्याल से अगले 2 दिन यही किया। ट्रैक टूट चुके थे, लोकल ट्रेन के ट्रैक टूट चुके थे, और रोड से जाना भी पॉसिबल नहीं था, सब कुछ हालत ख़राब। जब तक हालत सामान्य नहीं हुए हम यही करते रहे, लोगों के मैसेजेस पहुंचाते रहे, ये करते रहे, ये करते रहे। क्या बात है। इसी में एक स्कूल से मैसेज आया था कि जूनियर केजी के बच्चे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे इनका किंडरगार्टन था आई गेस, तो खाना नहीं खाया है, अगर आसपास की सोसाइटी, बोरीवली से कॉल आया था, तो अगर आसपास की सोसाइटी से कोई खाना लेके आ सके। बोट बनाई सोसाइटी वालों ने रेडियो पे सुनने के बाद, उसमें खाना लेकर गए, रस्सी से उसको बांधा और ऊपर उनको खींचने बोला, उन्होंने वो खाना बच्चों को खिलाया, सोए। और वहाँ से उन्होंने, टीचर्स ने फिर से ऑन एयर आके मैसेज दिया कि बच्चों ने खाना खा लिया, पेरेंट्स को बोलिए चिंता ना करें, पानी उतर जाने पे उनको लेकर जा सकते हैं, डोंट वरी वगैरह। इतना अच्छा लगा कि हम कुछ कर पाए, लोगों को मिला। सो हेलो माय डियर व्यूअर्स, इस पॉडकास्ट के लिए मैं एक गारंटी आपको ज़रूर देने वाला हूं। अगर आप इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं तो आई गारंटी कि आपको मज़ा आएगा ही, बट अगर आप इस पॉडकास्ट को सुन रहे हैं तो आपको बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। बिकॉज आज एक्चुअली में हम जिस गेस्ट को यहाँ पे मिलने वाले हैं, उनकी आवाज़ ही उनकी पहचान बन चुकी है, क्योंकि रेडियो इंडस्ट्री के साथ वो बड़े हुए हैं, भाइयों की तरह रेडियो इंडस्ट्री और वो बड़े हुए हैं। ऐसा अगर मैं कहूँ तो ये शायद बहुत एग्जैजरेशन नहीं होगा, क्योंकि क्यूमुलेटिवली अगर मैं मैथमेटिक्स करके अगर आपको बताऊं तो इन्होंने अपनी ज़िंदगी के 4.5 साल से भी ज़्यादा मिनिमम लाइव ऑन एयर रेडियो शो करते हुए निकाले हैं। और हम शायद कुछ करने का ठानते हैं तो 2 दिन 3 दिन में एनर्जी ख़त्म हो जाती है हमारी। सो कई सारे बड़े बड़े रेडियो स्टेशंस के साथ उन्होंने काम किया है, कई रेडियो स्टेशंस को क्रिएट होते हुए उन्होंने देखा है, कई आरजेस की लाइफ उन्होंने अपने सामने देखी है जिनको आज हम बहुत ही प्रोमिनेंटली जानते हैं। सैकड़ों अवार्ड्स, सैकड़ों फेलिसिटेशंस से सम्मानित रेडियो इंडस्ट्री के छुपे हुए कोहिनूर हीरे आज हमारे साथ हैं। मराठी में भी उनके शोज़ उतने ही ट्रेंडिंग है, जिसे मसाला चाह के नाम से जाना जाता है मुंबई और गोवा में। एंड अगर हिंदी शोज़ की बात करें तो बिग एफएम करके जो स्टेशन है, उसमें लव यू ज़िंदगी करके उनका एक बड़ा ही बेहतरीन शो आता है रोज़। एंड उन दोनों शोज़ के रचेता, द वन एंड ओनली, द लेजेंडरी डीजे, द मज़ेदार आरजे दिलीप सर, नमस्ते। ध्रुव भाई, वेलकम वेलकम टू द पॉडकास्ट। थैंक यू। बहुत ही मतलब एंटिसिपेशन था जब से हम जूम पर उस दिन कनेक्ट हुए थे कि आपको एक बार पॉडकास्ट में लाना है, क्योंकि आपका उस दिन का जो डिस्कशन था वो डिस्कशन इतना वैल्यू प्रोवाइडिंग था मेरे लिए। जी जी जी। क्योंकि मैं रेडियो से बहुत ही कनेक्टेड हूँ, बहुत सुनता हूँ रेडियो, जी। इसीलिए मैं उस दिन आपसे इतना कनेक्ट कर पाया ना कि मुझे था कि आपका जो एक्सपर्टीज़ है, आपका जो ये जो वैल्यू है, नॉलेज है जी। ये इंडस्ट्री के बारे में, और उसी के साथ साथ आपने इस इंडस्ट्री को पूरा ग्रो होते हुए देखा है, जो शायद आज मैं करूँ तो आज की जनरेशन में कोई रेडियो नहीं सुनता होगा। जी। एंड हम उस जनरेशन में जब हम एड्स भी गुनगुनाते थे, राइट। तो वो पूरी स्टोरी, वो पूरी कहानी मुझे आपसे जाननी है आज के शो में, ताकि हमारे सभी व्यूअर्स भी उस कहानी का मजा ले सके, उसमें से कुछ जान सके इस ब्यूटीफुल इंडस्ट्री और इस ब्यूटीफुल क्या कहते हैं मीडियम के बारे में। मतलब मैं उसको एंटरटेनमेंट का जरिया नहीं कहूँगा, मैं उसे एक मीडियम कहूँगा जहाँ से आप जानकारी भी दे सकते हैं, न्यूज़ भी दे सकते हैं, एंड आप लोगों की लाइफ में परिवर्तन भी ला सकते हैं। एब्सोल्युटली। सबसे पहले तो मैथ्स बड़ा स्ट्रांग है आपका। क्या कैलकुलेशन आपने। 4,000 से भी ज़्यादा आवर्स ऑन एयर। मेरे लिए 40,000।
40,000, हाँ 40,000 एक्चुअल ऑन एयर टाइम अगर हम हाँ गिने। हाँ हमने कैलकुलेशन किया था, तो मैं आपको थोड़ा कैलकुलेशन का आइडिया दूं, तो ये ऑन एन एवरेज अब तक 10,000 बार रेडियो पे लाइव जा चुके हैं। इनका 23 इयर्स का एक्सपीरियंस है रेडियो इंडस्ट्री में, एंड इस 23 इयर्स में शायद उन्होंने कहा सब कुछ काट कुट के है ना 6 महीना ऐसा रहा होगा जब वो ऑन On air एयर नहीं नहीं जा रहे थे। तो 23 साल की अगर मैं गिनती करूँ ना, तो वो ऑन एन एवरेज 10,000 बार रेडियो पे लाइव गए हैं, एंड हर बार उनका एवरेज 4 से 5 घंटे का शो चलता है, तो यानी 40,000 घंटे उन्होंने रेडियो पे लाइव बिताए हैं। एंड अगर उसको आप फिर मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे तो कुछ 4.5 साल पे वो आंकड़ा आता है। माय मतलब गॉड सर सनी, आपको धन्यवाद, प्रणाम करता हूँ। मुझे ये रियलाइज करवा के दिया आपने कि कितना समय रेडियो पे बिताया। और सच सही कह रहे हैं आप, बहुत खूबसूरत, बहुत प्यारा माध्यम है। जी जिसने भी अपनी ज़िंदगी में कभी एज रेडियो जॉकी काम किया, मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग रेडियो के माध्यम के साथ जुड़ते हैं, फिर किसी और माध्यम में चले जाते हैं। जैसे एक बहुत ही फेमस नाम है आयुष्मान खुराना। जी उन्होंने रेडियो जॉकी के तौर पे ही अपनी करियर की शुरुआत की थी, हमारे ही रेडियो स्टेशन के साथ, बिग एफएम के क्या बात। साथ। उसके बाद अब वो फिल्मों में धूम मचा रहे हैं। मनीष पॉल रेडियो सिटी के साथ थे वो। बिल्कुल। अपार शक्ति, वो हम्म। भी हमारे साथ थे। ऐसे बहुत जाने माने नाम हैं जिन्होंने रेडियो के साथ समय बिताया, और अब फिल्म के क्षेत्र में कह लीजिए, अपनी अपनी फील्ड में बहुत अच्छा कर रहे हैं। कोई डिजिटल स्टार बन गए, और रेडियो पे शायद अब वो शो नहीं कर सकते। अगर आप उनसे पूछेंगे कि रेडियो को मिस करते हैं, तो आप उनके हाव भाव और उनकी बातों को जब सुनेंगे तो आप समझ जाएंगे कि आपने बिल्कुल सही शब्द का इस्तेमाल किया। बहुत प्यारा माध्यम, जी दिल में उतरने वाला माध्यम, जी और वहीं रहने वाला ये माध्यम। क्या बात है। अभी मैं आयुष्मान को एक अवार्ड शो में वो गए थे एज गेस्ट, सबको अवार्ड देने के लिए। रेडियो के ही कोई कुछ अवार्ड्स थे। हम्म। वहाँ पर उन्होंने कहा कि वंस अ रेडियो जॉकी ऑलवेज अ रेडियो जॉकी। मैं अंदर क्या से बात तो है। रेडियो जॉकी हूँ ही, वो क्योंकि ये फील्ड ऐसी है जो आपको हम्म। बाकी के फील्ड के लिए बिल्कुल तैयार कर देती है। फिर ट्रू। वो चाहे कैमरे के सामने बोलना हो, स्टेज पर जाकर बोलना हो, फिल्मों में बोलना हो। और क्योंकि हम कहते हैं रेडियो इज़ थिएटर ऑफ माइंड, ट्रू। तो यही थिएटर अगर आप और बेहतर ढंग से कर सकते हैं अपने हाव भाव के साथ, अपनी आवाज़ के साथ, तो आप फिल्मों में काम कर सकते हैं, प्लेज में काम कर सकते हैं। तो रेडियो से निकली हुई सारी ब्रांचेस है, ऐसा मुझे लगता है। ट्रू ट्रू। सो मेरा आपसे पहला सवाल ये है सर कि आपके करियर में, आपके लाइफ में ये ब्रांच की एंट्री कहाँ से हुई? कब आपने डिसाइड किया कि रेडियो या आरजे ये मेरा एक करियर कॉलिंग ऑप्शन है। है, कॉलिंग है? क्योंकि आई एम श्योर कि जब आपने इस लाइन में अपना काम शुरू किया, तब बीइंग आरजे में कुछ ग्लैमरस नहीं था, बिल्कुल। ना ही उतना अवेयरनेस था कि आरजे नाम का कोई करियर ऑप्शन भी होता है। राइट। सो हाउ डिड दैट हैपन? सो सही कहा आपने। रेडियो जॉकी टर्म तो बहुत बाद में आया ध्रुव जी भाई। अनाउंसर हुआ करते थे जो हम्म, भी रेडियो हुआ क्या करते थे, हैं आज भी, जी जो रेडियो पर उद्घोषक, हिंदी में उद्घोषक हम्म, और इंग्लिश में अनाउंसर ये कहते हैं। तो मैं अपनी जर्नी की बात अगर आपको बताऊं, तो क्वालिफिकेशन से मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ, बैचलर इन होम्योपैथिक मेडिसिन एंड सर्जरी। ऐसे मत देखिए मैंने मेडिकल की एक सीट वेस्ट ऐसा बहुत सारे लोग कहते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जो भी हुआ बहुत अच्छे के लिए हुआ, मैं क्योंकि थोड़ा उसमें चेंज करूंगा सर। आपने भले मेडिसिन की सीट, मैं ये नहीं कहूँगा वेस्ट कर दी, बट आपने मेडिसिन में जितने को आप हील कर सकते थे ना, उससे ज़्यादा लोगों को आपने हील किया हाँ, है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू, दिस मीन्स अ लॉट। और जो शो भी मैं कर रहा हूँ, लव यू जी जिंदगी, जी उसके उस पर भी हम आएंगे कि मैं वो शो मैंने कैसे सिलेक्ट किया और कैसे वो यूनिक शो आज मुंबई का बना हुआ है, हम्म। जो ये कहता है कि अपना बेटर वर्जन बनिए। विल कम टू दैट लेटर। या कमिंग बैक टू माय जर्नी, तो मैंने BHMS की डिग्री ली है। फाइनल ईयर में जब मैं था, या थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में, तो क्या है कि बॉयज़ का हॉस्टल नहीं था, गर्ल्स हॉस्टल था मेडिकल कॉलेज में। और हम 4 लोग रहते थे, चारों मुंबई से, थाने, मुलुंड, और यहाँ से हम सब साथ में रहते थे। अब ये है ना कि उस वक्त मोबाइल नहीं था या कुछ भी नहीं, एक रेडियो सेट हमारे फ्लैट पर था। जी उस पे हम ऑल इंडिया रेडियो के FM चैनल पे गाने सुनते थे रात को, हम्म क्योंकि नए गाने आते थे। हम्म प्राइवेट रेडियो स्टेशंस की शुरुआत उस वक्त नहीं हुई थी। हम्म ये मैं आपको 99 की बात कर रहा हूँ, या अर्ली 2000 की बात कर रहा हूँ, ओके 98 99 अर्ली 2000। हम्म तब प्राइवेट रेडियो स्टेशंस नहीं थे, और रात के एक स्लॉट में नए गाने आते थे। ओके अब मेडिकल स्टूडेंट
एंटरटेनमेंट के लिए हमारे लिए वो अच्छा ज़रिया था। मेरे दोस्त ये जानते थे कि मेरे अंदर वो क्रिएटिव फ्लेयर है और मुझे बात करना पसंद है, स्टाइल से बात करना पसंद है। वो क्या करते थे कि गाना शुरू हो, इससे पहले जो उद्घोषक, जो अनाउंसर बात कर रहे हैं, उसका वॉल्यूम वो स्लो कर देते थे अच्छा। या म्यूट कर देते थे, बिल्कुल बंद कर देते थे। और मुझे बोलते थे, इस गाने को इंट्रोड्यूस तुमको करना है और जैसे ही गाना शुरू होगा हम वॉल्यूम फुल करेंगे, तो ऐसा लगना चाहिए कि जैसे तुम ही शो को होस्ट कर रहे हैं। अच्छा। तो ये सब एक्सपेरिमेंट्स हम करते थे। आकाशवाणी का ये मुंबई केंद्र है और मुंबई के एफएम बैंड को आपने ट्यून किया है। मोहम्मद रफ़ी साहब की आवाज़ में ये अगला गाना, इस तरीके से हम लोग एक्सपेरिमेंट करते थे और देखते थे कैसा लग रहा है। हाँ, हम लोगों को मज़ा आ रहा है, ऐसे-ऐसे हाँ, शुरुआत हुई। क्या बात है। तो दोस्तों ने बहुत हौसला अफ़ज़ाई की। मेरा एक दोस्त उसमें से बहुत टेक्निकल विज़ार्ड टाइप का था, तो उसने क्या किया, एक छोटा-सा गैजेट ऐसा कुछ बनाया कि एक माइक में एक फ्रीक्वेंसी सेट कर दी, अगर उसमें बात करें, जैसे ये माइक है, उसमें कुछ उसने सेट किया, तो आसपास के 10 मीटर के या 25 मीटर के रेडियो सेट्स जो हैं, उसमें अगर वो फ्रीक्वेंसी सेट करें तो सुन पाएँगे। क्या बात है। मैं फ्लैट में, उसने मुझे माइक दे दिया, बोले तेरे मन में आए वो बात करना, हम नीचे जा रहे हैं। तो बोला क्यों? अरे बोलता है देखते हैं ना किस किस रेडियो में ये आवाज़ जा रही, तू ऐसे बात करना जैसे रेडियो शो चल रहा है। मैंने कहा ठीक है। मैं अपना शुरू हो गया। आइए दोस्तों, आज कुछ अलग करते हैं, मैं आपको मिमिक्री करके सुनाता हूँ। तो ओम प्रकाश जी भाई क्या है यार, ये सब मैं कर रहा हूँ। पान वाले के यहाँ जाके उन्होंने ट्यून किया, मुझे नहीं मालूम, वो नीचे जाके मेरे दोस्त कर रहे हैं। वो अरे ये चैनल बढ़िया है, ये लगा के रखिए, मस्त है, आज ही सुना। कैसे? दूसरी दुकान में गए, किराने की दुकान में, उन्होंने, अरे बहुत बढ़िया चल रहा है। देखिए आप, मतलब उस ज़माने का फीडबैक True. लेकर ये ऊपर आया। मैंने कहा भाई तुझे ये करना चाहिए। क्या बात है। ये वो टर्निंग पॉइंट था। उन्होंने कहा कि हम सिर्फ कह नहीं रहे हैं, हमने लोगों को बताया नहीं कि हमारा दोस्त है, हमने बोला नहीं कि हमने बनाया है, हम रिएक्शन देख रहे हैं, दे आर एंजॉइंग, दे आर स्माइलिंग, दे आर लाफिंग, तुमको ये करना चाहिए। क्या बात है। एंड बस फिर वहीं से पता लगाना शुरू किया, ऑल इंडिया रेडियो कहाँ है, ऑडिशन कब होते हैं, कैसे जा सकते हैं। और कहते हैं ना कि किसी चीज़ को अगर शिद्दत से चाहो तो कायनात भी आपको मिलाने की कोशिश करती है। मेरे केस में भी ऐसे ही हुआ। मेरा एक बहुत ही जिगरी दोस्त है प्रसाद, उसने मेरी मदद की, सारी चीज़ें ढूंढी, हम ऑल इंडिया रेडियो पहुँचे और फिर वो जर्नी शुरू हो गई। क्या बात है। एंड वहाँ से मतलब यू स्टार्टेड विथ ऑल इंडिया रेडियो एंड आपने तो मतलब प्रैक्टिकली रेडियो को ग्रो होते हुए देखा है, उसका प्राइवेटाइजेशन देखा, डिजिटलाइजेशन देखा, ये सभी चीज़ें आपने होते हुए देखी है। तो वो जर्नी कैसी रही आपकी? बड़ी इंटरेस्टिंग जर्नी। मतलब मैं ये कहता हूँ कि नींव अगर मजबूत हो जी। तो फिर जो इमारत खड़ी होती है वो भी मजबूत खड़ी होती है। हमारी हम्म। नींव, मैं बड़े गर्व से कहता हूँ, ऑल इंडिया रेडियो मुंबई, आकाशवाणी का वो केंद्र, चर्च गेट में, एमएलए हाउस के सामने। आसान नहीं होता ध्रुव भाई, वो दौर ऐसा था ना कि ऑडिशन को पार करके वहाँ बहुत बहुत डिफ़िकल्ट ऑडिशन होता है ऑल इंडिया रेडियो का। सबसे ज़्यादा, मैंने तो बहुत सारे प्राइवेट रेडियो स्टेशन में काम किया, लेकिन आज भी मैं कहता हूँ कि ऑल इंडिया रेडियो का ऑडिशन सबसे ज़्यादा डिफ़िकल्ट होता है। ये बात अलग है कि बाद में एक बार जब मैं वहाँ पर सिलेक्ट हो गया तो मैंने ही 4 साल में ऑडिशन कमिटी में था, मैं ही लोगों के ऑडिशन लिया करता था जी। बाकी के सीनियर मेंबर्स के साथ। तो वहाँ पर सीडी प्लेयर्स हुआ करते थे पहले, और ईपीज़ और एलपीज़। अब आज की जनरेशन को शायद ईपी और एलपी ये टर्म भी नहीं पता होंगे। ईपी यानी एक्सटेंडेड प्ले, एलपी यानी लॉन्ग प्ले। वो बड़े बड़े ग्रामाफोन पे चलने वाली जो डिस्क आया करती थी, जी। सीडी के परदादा जैसा हाँ। बड़े बड़े आकार में होते थे, और उससे एक थोड़ी सी ऐसी तश्तरी इस तरह की। तो वो ईपीज़ और एलपीज़ से हम गाने प्ले करते थे। वहाँ पे एक राउंड टेबल कंसोल और नीडल हुआ करती थी जी। जिसके ऊपर क्यू करके हम गाने सुनाते थे। वो नीडल सिर्फ कोलकाता की एक फैक्ट्री में बनती थी उस वक्त, पूरे भारत में कहीं नहीं बनती थी। वहीं से वो नीडल आती थी, बहुत संभाल के इस्तेमाल करना पड़ता था। एलपीज़ और ईपीज़ के भी फ़नी किस्से मैं आपको बताता हूँ। और यहाँ पे 4 सीडी प्लेयर के स्टैक हुआ करते थे। तो सीडी 1 में कौन सा गाना, सीडी 2 में कौन सा गाना, सीडी 3 में कौन सा गाना, ये मुझे डिसाइड करना है। मेरे गानों की लिस्ट मैच करनी है। फिर हम पेपर के चिट्स लगाते थे कि इस वाले सीडी में ये गाना है, इस वाले सीडी प्लेयर में ये गाना है, इस वाले एलपी में ये गाना है। ये देखते हुए रियल टाइम लाइव, कोई रिकॉर्डिंग नहीं है, लाइव
फेडर का बटन दबाकर ऊपर कर दिया हमने। उस वक्त तो शायद बटन भी नहीं था, डायरेक्ट फेडर ऊपर करते ही लाइव और बात करना शुरू कर देते थे। अब कई बार ये होता था कि वो चिट अगर गिर गई तो याद ही नहीं कौन से सीडी में कौन सा गाना था। ऐसे सीन्स भी होते थे। यहाँ एलपी ईपी पे अगर एक गाना चल रहा है तो वो क्योंकि नीडल है और अगर यहाँ से लूज कनेक्शन हो गया तो नीडल सरक के सीधे गाने के एंड पे पहुंच, एक बंगला बने न्यारा, गाना खत्म, अब क्या करें। लाइव ये सब चलता था। और इसी बीच ऐड भी चलानी है हमको, जो स्पूल से हम चलाते थे। हाँ। तो कभी कभी स्पूल वाला जो फेडर है वो ऑन रह गया, माइक ऑन रह गया और मैंने प्ले किया तो जो स्पूल चलने की आवाज़ आती थी ठक, वो भी ऑनर चली जाती थी। तो कैसे चीज़ों को मैनेज करना है इन सारी चीज़, और देयर इज़ नो वन इन द स्टूडियो, यू हैव टू डू इट ऑल अलोन। यहाँ से सीख कर देन वी सॉ द चेंज कि कैसे सॉफ्टवेयर आया, देन द प्राइवेट रेडियो स्टेशन की बिडिंग्स हुई और प्राइवेट रेडियो स्टेशन आए। लेकिन जब आपको इस तरह का एक ग्राउंड मिलता है पूरी तैयारी के साथ, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ, जब आप चीज़ें करते हैं तो ऑब्वियसली चौके छक्के ही फिर लगते हैं, फिर कोई दिक्कत नहीं आती है। ऐसा है। एब्सोल्युटली। एंड खास करके मतलब आपको वो काम पसंद है। हाँ, एंड वो काम आज जैसे हम बात कर रहे थे, आपकी आपकी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा बन चुका है कि रिगार्डलेस ऑफ यू डूइंग एनीथिंग एल्स, जी इसको तो नहीं ही हटा पाएंगे आप। बिल्कुल नहीं हटा पाएंगे। और ये कॉलिंग हर किसी के अंदर होनी चाहिए। True. ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ आरजे ही रहा मेरे 23 साल के करियर में। जी। हाँ, मैं आपको एक बात बताता हूँ कि जब कोई आरजे बनता है, आज भी हमारे बिग एफएम में भी बहुत सारे ऐसे हैं जो आरजे थे और अब प्रोड्यूसर बने हैं, क्योंककि उनको आगे जाके प्रोग्रामिंग हेड, नेशनल हेड बनना है, ये उनके सपने हैं। लेकिन मैं उनसे हमेशा कहता हूँ, आप देखिए आपके दिल को क्या अच्छा लगता है। मेरे दिल को ऑन एयर बात करना अच्छा लगता था, आज भी लगता है, हमेशा लगता रहेगा, और मैं इसको मेरे डेली रूटीन का हिस्सा मानता हूँ। इतना कि अब ये ज़िंदगी का हिस्सा बन चुका है। रेडियो पर जाना है, किसी एक विषय पे बात करनी है, गाने सुनाने हैं, लिसनर्स के साथ कनेक्ट करना है, तो वैसा हो गया है। मतलब पहले ऐसा था ना कि लिंक ड्यूरेशन जिसको हम बोलते हैं, 2 गानों के बीच में जब हम बात करेंगे तो वो 50 सेकंड से ऊपर नहीं होनी चाहिए। तो Okay. बहुत सोच समझ के डिसाइड करना पड़ता था, लिखना पड़ता था। शुरुआत में ऑल इंडिया रेडियो के वक्त तो लिखना पड़ता था, देखना पड़ता था। अब सब ऑटोमेशन पे आ गया ऐसा लगता है। अगर आप मुझे कहेंगे कि एग्जैक्टली 50 सेकंड बोलिए दिलीप जी, मैं एग्जैक्टली 50 सेकंड बोल के चुप हो जाऊंगा, क्योंकि यहाँ क्लॉक चलने लग जाती है अपने आप। ट्रू। प्रैक्टिस, इस तरह की प्रैक्टिस हो चुकी है अभी, तो रच बस गया है सब कुछ अंदर। हाँ। ऐसा रेडियो झटकेंगे तो रेडियो निकले। सुबह आप उठते नहीं है, सुबह आप खुद का फेडर ऑन करते फेडर हैं। ऑन करते हैं, सही बात है। मैंने तो वाइफ को भी बोला है कि ऐसे मत उठाओ कि अरे सुनते हो उठो, ऐसे मत उठाओ, रेडियो के स्टाइल में उठाओ। गुड मॉर्निंग दिलीप जी, कैसे हैं आप? And she started doing it actually. क्या बात है। मैंने बोला देखो फर्क पड़ता है, क्या होता है, बड़े स्माइल के साथ दिन की शुरुआत होती है। क्या बात है। सो ये सभी चीज़ें तो आपने कही, बट ऐसी कौन सी कुछ चीज़ें हैं जो आपको पसंद है अबाउट बीइंग अ रेडियो जॉकी? वेरी इंटेंस क्वेश्चन। एक चीज़ हो तो मैं आपको बताऊं, लेकिन कुछ कुछ चीज़ें जो अब मुझे याद आती है मैं आपको बताता हूँ। एक, जैसे मैं अभी इस पॉडकास्ट के लिए आ रहा था तब मैं यही बात रियलाइज़ कर रहा था कि रेडियो स्टार होने का एक फ़ायदा ये है, सबसे बड़ा फ़ायदा, रोज़ मुझे शायद वो व्यक्ति सुनता होगा, मैं उसके पास से भी गुजर जाऊं तो शायद उसको पता नहीं चले। अब सीन बदल गया है, डिजिटल मीडियम। मैं आपको सोशल मीडिया आने के पहले की बात बता रहा हूँ। मेरी बात चल रही है स्टोर में और मैं उनके पास खड़ा हूँ और उनको पता नहीं कि ये वही है। टेलीविज़न स्टार के साथ ऐसा नहीं था, फिल्म स्टार के साथ ऐसा नहीं था, पर रेडियो स्टार के साथ ऐसा था, और ऐसा कई बार हुआ है। ऊबर में कभी जा रहे हैं तो आवाज़ सुनने के बाद वो सामने से कॉन्वर्जेशन शुरू करते हैं कि मैं एक आरजे दिलीप को सुनता हूँ रेडियो पर, आप वही तो नहीं है, ऐसे डरते डरते पूछ भी लेते हैं कई बार। तो ये एक ऐसी चीज़ है कि आपके पास वो आज़ादी है। पर अभी क्योंकि सोशल मीडिया पर भी हम लोग दिखने लगे हैं, चेहरे आपके अभी तो लोग अब पहचान जाते हैं। अब कहीं किसी इवेंट में गए या यहाँ पर भी शहर में भी कहीं घूम रहे हैं तो आप आरजे दिलीप हैं, इस तरीके से पता चल। तो एक तो ये बात जो आज से कुछ सालों पहले थी,
अब बदल गए हालात, दैट्स ऑल्सो फाइन। और दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, आप पूरे शहर के साथ रोज़ एक अपॉइंटमेंट टाइम है आपका। जैसे मेरा अभी रात 10 बजे का अपॉइंटमेंट है मुंबई के साथ, ठीक है। बिल्कुल। मुंबई की आबादी 2 करोड़ पकड़ लीजिए, हम ऑन एन एवरेज 1.5 करोड़ पकड़ लीजिए चलिए। जी। उसमें से ये मानकर चलिए कि सिर्फ 10% लोग रेडियो सुन रहे होंगे, 15 लाख। जी। उसमें से मान के चलिए कि 1% मुझे सुन रहे होंगे, 1.5 लाख। 1.5 लाख लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि आरजे दिलीप आएगा और फिर आज उसके साथ बात होगी, और आरजे दिलीप भी इंतज़ार कर रहा है कि मेरे 1.5 लाख दोस्तों के साथ आज मैं खुद जाकर मीनिंगफुल बात करूँगा। क्या बात। कितनी खूबसूरत बात हो सकती True. है ये, कितनी खूबसूरत बात। तीसरी इम्पॉर्टेंट बात, किसी और माध्यम में आपको वक्त लगेगा चीज़ों को पहुंचाने के लिए। अभी डिजिटल माध्यम है तो उसके ज़रिए लोग इमीडिएटली फेसबुक लाइव या इंस्टा लाइव कर लेते हैं, लेकिन रेडियो, सोशल मीडिया के पहले की बात बता रहा हूँ कि रेडियो पर आपने फेडर ऑन किया और ऐसी कई सिचुएशंस आई जब रेडियो ने लाइफ सेविंग काम किया है। मुंबई की फ्लड्स, मुंबई में जब 2005 में फ्लड्स आए थे तब मैं ऑन एयर था। अहमदाबाद में भीषण बहुत सारे ब्लास्ट हुए थे, जी। उस वक्त मैं माई एफएम में था। जब मुंबई में फ्लड्स आए थे तो हम लोगों ने लोगों के घर तक खाना पहुंचाना है, रेडियो के माध्यम से लोगों को मदद पहुंचानी है, ये सब कुछ संभव हो पाया था उस वक्त। वाओ। स्कूल के स्टूडेंट्स नर्सरी केजी के भूखे थे, फर्स्ट फ्लोर पे उनकी स्कूल थी, ऐसा कुछ था, तो सोसाइटी के लोगों को अपील की वो खाना लेकर पहुंचे थे। तो ये रेडियो ने किया है लाइफ चेंजिंग काम। अहमदाबाद की बात मैंने की तो वहाँ पर ब्लड डोनेशन के लिए हमने अपील की थी, मदद के लिए अपील की थी, और वो चेंजेस हमने देखे थे। तो बहुत सशक्त माध्यम रहा है रेडियो से, रेडियो हमेशा, इसलिए भी उससे लगाव है। और इससे बढ़कर बात क्या हो सकती है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री एक रेडियो जॉकी है, और वो अपने मन की बात रेडियो पर करते हैं। वर्ल्ड नंबर 1 रेडियो शो, हाँ, ऐसा इन टर्म्स ऑफ द लिसनर्स, ऑफ कोर्स, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स। मैंने कभी डेटा निकाल के नहीं देखा, लेकिन द रीच विच ही हैज़ यस, इज जस्ट अमेजिंग। और एब्सोल्युटली। लीव द नंबर्स असाइड, लेट्स फोकस ऑन द फैक्ट कि माध्यम तो उनके पास कई सारे। ऑडियो विजुअल हो सकता था, डिजिटल हो सकता था, लेकिन क्या चुना है उन्होंने वो देखिए। ट्रू। और उसका असर क्या हुआ है वो देखिए। क्योंकि हम ये तो मानते हैं ना कि मोदी जी का जो विजन है, मोदी जी ने खुद अभी जो डिजिटल अवार्ड्स दिए उसमें उन्होंने खुद कहा कि मैं वो देख लेता हूँ या भाप लेता हूँ जो कोई देख नहीं पाता या भाप नहीं पाता। तो रेडियो में भी मोदी जी ने वो भाप लिया जो कोई भाप नहीं पाया। एब्सोल्युटली, एब्सोल्युटली। इसलिए प्यार है हमें इस माध्यम से। एंड आपने जब ये रेडियो इंडस्ट्री में अपने करियर की शुरुआत की, सो ऑफ कोर्स आप तो पायनियर्स में से कह सकते हैं। शायद गिनती के अभी जो 20-25 लोग अभी भी उस समय के जो रेडियो इंडस्ट्री में एक्टिव हैं उनमें से आपका एक नाम ज़रूर होगा जी। बट क्या कोई ऐसा इंसान था जिसके सामने हम आर क्या बात है? इमोशनल हो जाता हूँ क्योंकि उन्होंने अभी अभी इस दुनिया को अलविदा कहा। अमीन सयानी साहब। मेरे पिताजी से रेडियो के प्रति जो प्यार है ना वो मुझ में आया है। तो मेरे पापा की कपड़ों की दुकान थी, और उस दुकान में उन्होंने इतना सा छोटा सा एक रेडियो सेट रखा था उस ज़माने का। उसके ऊपर वो लेदर का कवर वगैरह बहुत संजो के रखते थे। रेडियो वॉज अ वेरी प्राइस पोजीशन, लग्जरी था। ऐसे लोग दिखाते थे कि मेरे पास रेडियो है। खेतों में काम करते वक्त भी रेडियो लेकर जाते थे, और शादी में या कहीं पर भी रेडियो, आपके पास रेडियो है, क्या बात है। ऐसा मेरे पापा के पास वो प्राइज्ड पोजीशन था रेडियो। उसमें आमीन सर के शोज़ आते थे, कानों में वो आवाज़ गूंजती थी, और बहुत बहुत प्यारे प्यारे शोज़ आते थे। हवा महल और संगीत के सितारों की महफिल अमीन सयानी के साथ आज भी मतलब वो आवाज़ कानों में गूंजती है। वहाँ पर रेडियो से लगाव शुरू हो गया था सबकॉन्शियसली। क्योंकि अगर कॉन्शियसली होता तो शायद मैं उसी फील्ड, क्योंकि देखिए इसमें करियर बन सकता है, ये आज से 25 साल 30 साल पहले शायद किसी ने सोचा नहीं था। बिल्कुल। तो
क्या बनना है बेटा, डॉक्टर बनना है, क्या बनना है बेटा, अरे डॉक्टर बनेगा, हमारा बेटा डॉक्टर बनेगा। वो भी सबकॉन्शियस में फीड हो चुका था। तो मैं बिल्कुल आसानी से अच्छे मार्क्स के साथ डॉक्टर बना, पर जो प्यार था रेडियो के प्रति, जो क्रिएटिविटी थी, वो इंटैक्ट रही। तो इसका श्रेय मैं अमीन सयानी सर को देता हूँ और कुछ आवाज़ों को देता हूँ जिनकी आवाज़ों से मैं बहुत प्रेरित हूँ। हरीश भिमानी सर, जिनको शायद आपने महाभारत में मैं समय हूँ, बिल्कुल। लोग महाभारत देखने के लिए देखते थे, मैं वो आवाज़ सुनने के लिए देखता था कि मतलब वाह क्या अंदाज से एकदम बता रहे, क्या पॉजेज है इनके, मेरा फोकस वहाँ पर रहता था। और अगेन कमिंग बैक टू द सेंटेंस विद विच वी स्टार्टेड कि अगर आप शिद्दत से चाहें तो कायनात मिला ही देते, तो मुझे हरीश भिमानी सर से कायनात ने मिला ही दिया था। एक इंडिया वॉइस फेस्टिवल था, वहाँ पर मैं, हरीश भिमानी सर आए हुए थे, मैं भी गया हुआ था, तो मैंने जाकर उनसे कहा कि सर मैं दिलीप, और कोइंसिडेंटली मेरे भाग्य कि वो मुझे सुनते हैं, उन्होंने हाथ थाम लिया। और अब तो हमारा व्हाट्सएप पे वॉइस नोट एक्सचेंज होते रहते हैं। क्या बात है, बढ़िया वॉइस नोट है, मैं आपको सुनाऊंगा। तो बिल्कुल। मैं उनके जन्मदिन के लिए वॉइस नोट भेजता हूँ, वो तुरंत अपनी आवाज़ में उसकी रिप्लाई भेजते हैं। तो क्या बात, ये है वो दो लोग जिनका नाम मैं ज़रूर लेना चाहता हूँ, अमीन सयानी सर और हरीश भिमानी सर। तो बोथ ऑफ देम लेजेंड्स, मतलब लेजेंड्स शब्द शायद कभी कभार तो फीके पड़ जाते हैं। रेडियो इज इक्वल टू अमीन सयानी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। इवन टुडे, मतलब आई एम फेयरली वेरी क्लोज टू द करंट जनरेशन, बट अमीन सयानी सर की आवाज़ इतनी प्रोमिनेंट है हाँ कि शायद किसी इंसान ने अगर 6 महीना भी रेडियो सुना होगा ना, तो उनको उनकी आवाज़ कभी नहीं भूल पाएंगे वो उनकी आवाज़। मैं आपको एक इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, क्योंकि मैं इतना इन्फ्लुएंस था अमीन सयानी सर को सुन के कि मुझे आज भी लोग आकर कई बार यही बोल देते हैं कि, क्योंकि होता है ना, आप जिससे इन्फ्लुएंस हो उनकी झलक तो आ ही जाती है आपके बोले में। मुझे कई बार लोग आकर बोलते हैं कि बिल्कुल ऐसा लगा जैसे अमीन सयानी सर। मैं तो अपना कान पकड़ लेता हूँ, मैंने कहा अगर आपको लगा तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि इंस्पायर तो मैं उन्हीं से हुआ। और मेरे इनिशियल डेज़ में जब भी मैं स्टेज पे जाता था या मेडिकल कॉलेज के शोज़ होस्ट करता था, मैं अपने स्टाइल में नहीं करता, मेरी कोई स्टाइल ही नहीं थी, मैं सिर्फ अमीन सयानी सर के स्टाइल में करता। जी हाँ भाई और बहनों, अब जो डांस परफॉर्मेंस आपके सामने होने जा रहा है, उसके लिए जोरदार तालियां हो जाए। और चलिए, यही डांस परफॉर्मेंस लेकर आ रही हैं स्वाति जी, जोरदार तालियां। करता था। आज भी मतलब वो चीज़ ऑटोमेटिकली आ जाती है एकदम। ट्रू ट्रू ट्रू। आप इतने टाइम से रेडियो शोज जी। होस्ट कर रहे हैं, एंड वो बिट्स एंड पीसेस नहीं, प्रॉपर लॉन्ग फॉर्म सालों साल तक चलने वाले रेडियो शोज आप होस्ट कर रहे हैं। सो कोई एक रेडियो शो को शुरू करने से पहले किस तरीके की प्रिपरेशन आपकी होती है? अब डिपेंड्स कि आप कौन सा शो कर रहे हैं। अगर आप ब्रेकफास्ट शो कर रहे हैं तो प्रिपरेशन अलग होगी। ब्रेकफास्ट शो का मतलब सुबह 7 से लगा के 11 बजे तक, जब लोग ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहे हैं, जी। दैट इज़ ब्रेकफास्ट शो। अगर आप आफ्टरनून शो कर रहे हैं तो उसकी तैयारी अलग होगी, क्योंकि टारगेट ग्रुप आपका अलग हो जाता है। बिल्कुल। और अगर आप शाम का शो कर रहे हैं तो उसकी प्रिपरेशन अलग होगी, और रात का शो कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपकी टोनैलिटी और प्रिपरेशन अलग होगी। हम लोग अब ब्रेकफास्ट शो की बात करते हैं। अगर सुबह के शो की मैं प्रिपरेशन कर रहा हूँ तो इट शुड बी लाइक अ रेडियो, मैगजीन और न्यूज़पेपर। जैसे ही आप शो ऑन करें तो आपको पता चलना चाहिए कि आपके शहर में क्या हो रहा है, मुंबई में क्या हो रहा है, क्या नया है, क्या चेंजेस है, पूरे इंडिया में क्या हुआ कल, पूरे वर्ल्ड में क्या चल रहा है, ट्रेंड क्या है। तो ये सारी चीज़ें हमें निकालनी पड़ती हैं। शो प्रोड्यूसर्स होते हैं, हमारी टीम होती है, हम सब मिलके वो सारी चीज़ें डिसाइड करके निकालते हैं कि अच्छा, ये अगर जैसे पोल्यूशन का बहुत इशू चल रहा था बीच में मुंबई में जी। तो पोल्यूशन विभाग से कोई बात कर सकता है क्या, तो उनसे कांटेक्ट करना, वो इंटरव्यू लाइन अप करना, या तो रिकॉर्ड कर लेना या उनको लाइव ऑन एयर लेना। तो ये सारी तैयारियां चलती है। बिल्कुल। एंड अगर आप इवनिंग शो करते हैं तो लाइट हार्टेड, फिर आपको ज़्यादा हैवी डोज देने की ज़रूरत नहीं है। देखिए, सुबह के वक्त आप एनर्जाइज्ड होते हैं, आपको सब पता भी करना है। हम क्या करते हैं घर पे भी, हम क्या करते हैं, न्यूज़ लगा के देख क्या चल रहा है भाई, चाय पीते पीते न्यूज़ देख लेंगे, अखबार पढ़ लेंगे।
ये काम अगर आपका रेडियो कर दे तो आपको दोनों करने की जरूरत नहीं है। गाने चल रहे हैं या आप ड्राइव कर रहे हैं और आपको पता भी चल रहा है कि अच्छा आज से जो अटल सेतु है उसका उद्घाटन हो गया, ओ अच्छा, अरे क्या बात है, ओके, ये समय रहेगा, ये रूल्स, ओ अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ, साथ में गाने भी चल रहे हैं, आप अपने ऑफिस भी जा रहे हैं ड्राइव करते हुए। ट्रू। लेकिन जब आपको ऑफिस में बॉस ने बहुत झापा है, बहुत बेकार दिन आपका गुजरा है, आप वापस आ रहे हैं और मैं आपको ज्ञान दूं तो नहीं चलेगा। ट्रू। तो आप क्या चाहते हैं कि डी स्ट्रेस हो जाए, तो मैं लाइट हार्टेड शो करना चाहूँगा। मैं थोड़े से हल्के फुल्के जोक्स, शहर की बात होगी लेकिन हल्की फुल्की बातें, बहुत हैवी डोज आपको नहीं दूंगा। मेजर अपडेट्स हाँ, होंगे। कोई दुनिया बदलने वाली बातें नहीं करनी है। जी। और लाइट कॉन्टेस्ट होंगे, आसानी से आप पार्टिसिपेट कर पाए, यानी घर पहुंचते पहुंचते आपका सारा तनाव निकल जाए, आपके चेहरे पे स्माइल हो और आप घर में एंटर करें। तो इवनिंग शो बनाते वक्त ये ख्याल रखना चाहिए। ट्रू। एंड खास करके कई सारे शोज में जैसे आपने कहा कि बोर्ड से अगर कोई लाइव इंटरव्यू के लिए आ रहा हो या एनीथिंग लाइक दैट जो लाइव आप कर रहे हो, सो रेडियो का एक अच्छा सा पार्ट ये है कि रेडियो लाइव है, जी, तो आपको रियल टाइम चीज़ें मिल रही मिल है। रही है। बट उसके साथ एक डिसएडवांटेज भी आता है कि कभी कभार कुछ चीज़ें हैं जो आपको रोकनी है। आपकी स्माइल से आप मेरा सवाल बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। बट अगर आपको कोई चीज़ें रोकनी है, जैसे कभी कभार मुर्गा मुर्गा बनाने वाले जी जो जी जी। शोज होते हैं, तो वहाँ पे तो बहुत सारी चीज़ें गालियाँ। गालियाँ बहुत सारी रोकनी पड़ती है, तो उसे सेंसर करना ये सब लाइव में किस हद तक पॉसिबल है, या एक्चुअली रेडियो लाइव होता ही नहीं है, हाँ, या ये आपने मुद्दे का सवाल पूछ लिया। इल्यूजन क्रिएट होता है, या क्या एग्जैक्टली सिचुएशन है? अब आपने जिससे सवाल पूछा है ना, हाँ। वो बंदा बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने वो दुनिया भी देखी है और ये दुनिया भी देख रहा हूँ, और शायद आने वाले और कुछ साल देखूंगा। बात ये है कि जब हम रेडियो किया करते थे, जब आकाशवाणी से शुरुआत की थी, ऑल इंडिया रेडियो, एफएम रेनबो, एफएम गोल्ड, रियल टाइम लाइव हम जाते थे। ओके। जैसे ही फेडर ऊपर वैसे ही हम लाइव हैं, ठीक है। इसके बाद मैंने रेड एफएम ज्वाइन किया था मुंबई में, वहाँ पर भी 2004-05 की ये बात होगी, बिल्कुल लाइव, जैसा आप सुन रहे हैं वैसा स्टूडियो में चल रहा है। मुझे एक किस्सा याद आता है, छोटा सा, ये मैं बताता हूँ आपको। नरीमन पॉइंट में स्टूडियो था हमारा, मैं और आजकल एक बहुत बड़े पॉपुलर डिजिटल स्टार है, आई होप होजे तुम सुन रहे होंगे, होजे कोआको। आप कभी उनको सर्च करके देखिएगा, जी। वेरी पॉपुलर डिजिटल स्टार। बट उससे भी पहले वो रेडियो स्टार है। और अभी थोड़ी देर पहले आपने पूछा था कि किसको आप आइडलाइज करते, तो आइडलाइज के लिए तो मैंने 2 नाम आपको बताए थे, पर मुझे रेडियो जिसने सिखाया, जी। जो मुझसे उम्र में कम था, वो होजे है, होजे कोआको। ओके। तो मैंने सोचा इस पॉडकास्ट के माध्यम से मैं उसको भी ग्रैटिट्यूड बोल दूँ। वो कभी एक्सेप्ट ही नहीं करता इस बात को, क्योंकि वो बंदा इतना खूबसूरती से रेडियो शो करता था। हम दोनों को होस्ट थे। ओके। और मुंबई का इवनिंग शो रेड एफएम पे करते थे। 2004 की बात है। मुंबई लोकल ये नाम दिया था, आज भी वही नाम है। तो वो डॉक्टर होजे, अपने आप को वो डॉक्टर कहता था, डॉक्टर होजे, और बोलता भी था कि मैं नकली डॉक्टर हूँ और मैं डॉक्टर डीजे। तो हम लोगों को लव एडवाइस देते थे, और जो प्रैंक कॉल्स आप बोल रहे हैं ना, उसके पायनियर हम हैं। ओके। शायद ये बात कोई जानता नहीं होगा, हमसे भी ज़्यादा मैं कहूँगा होजे है जिसने प्रैंक कॉल्स की शुरुआत रेडियो पे की थी। ओके। ये सबसे पहले सेगमेंट हमारे ही शो पे आता था। अब भले ही 50 लोग इसको करते होंगे, लेकिन पायनियर, शुरुआत करने वाला होजे है, और उसके साथ मैं डीजे। हम दोनों मिलके प्रैंक कॉल्स करते थे इवनिंग शो पे, जो आपने बोला ना लाइट शो ना जी, बहुत प्रैंक कॉल्स करते थे। ओके। एग्जाम्पल जैसे, अरे हमने इसको पकड़ा है, मुंबई में करते थे तो मुंबईया टोन होता था हमारा, ये आपके इधर ये विदाउट टिकट जा रहा था, जिसके घर पे फ़ोन लगाया है वो और लाइव चल रहा है सब, अरे अरे आप, अरे उसको छोड़ दीजिए, ऐसा छोड़ेगा नहीं, अरे टिकट लेना चाहिए। ये सब हमारे प्रैंक कॉल्स चलते थे उस वक्त। तो कमिंग बैक टू द पॉइंट, होजे और मैं शो कर रहे थे, लाइव थे। अचानक नरीमन पॉइंट की बिल्डिंग में हिलने लगा सब कुछ, जैसे कैमरा, लाइट्स, जैसे माइक हिल रहा था, और लाइव लिंक चल रही है हमारी, तो ये ऑन एयर जा रहा है। होजे बोल रहा है, कुछ हुआ क्या डीजे? हाँ, मुझे ऐसा लगा कि शायद भूकंप आया। बोलता है, और हमारे यहाँ स्टूडियो में खिड़की भी थी,
अच्छा तुम बात करो तब तक मैं खिड़की में झाँक के देखता हूँ, तो उसने झाँक के देखा, बोलता है, ओह! लोग तो नीचे भाग रहे हैं, मतलब शायद नहीं भूकंप ही आया है। एंड दिस इज लाइव। दिस इज़ लाइव। ओके। तो एक काम कीजिए, क्योंकि हमको भी बाहर से इशारा किया जा रहा है कि बाहर निकलो, बिल्डिंग खाली करनी होगी। हम पता लगाते हैं कि क्या हुआ है, क्या इंटेंसिटी का है। आप ये गाना सुनिए, हम आते हैं। कितनी देर में पता नहीं, गाने सुनते रहिए। हम भागे। बट वी कंप्लीटेड द लिंक। ट्रू। दिस इज़ लाइव रेडियो। और फिर नीचे जाके खड़े थे हम, और सूरत में एक बार ऐसा हुआ था। सूरत में उस वक्त मैं प्रोग्रामिंग हेड था, तो किसी स्टूडियो में आग लग गई थी, और शायद किसी दूसरे रेडियो स्टेशन में आग लग गई थी, और फिर काफ़ी देर तक बैक टू बैक गाने ही चलाने पड़े थे। तो ऐसा लाइव रेडियो के साथ होता है लाइव। जी। ये लाइव था। कमिंग बैक टू टुडेज टाइम, अब मैं इंडस्ट्री इनसाइट है ये, लेकिन बता रहा हूँ कि ज़्यादातर शोज़ लाइव नहीं होते, डेफर्ड Okay. लाइव होते हैं। ओके। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हैं उसके अंदर। जो कॉलर्स होते हैं उनको एडिट करना पड़ता है, और पहले हमारे कॉलर्स भी लाइव होते थे, सब कुछ लाइव होता था। आजकल ज़्यादातर चीज़ें ऐसी नहीं, और जो प्रैंक कॉल आप सुनते हैं वो तो ऑब्वियसली रिकॉर्डेड। रिकॉर्डेड है, आप समझ सकते हैं, आप हाँ। खुद क्रिएटर हैं, आप समझ सकते हैं। बट हम नहीं, हम बिल्कुल लाइव करते थे। और अब ये चेंज ऐसा है कि विद द एडवांसमेंट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड एडिटिंग सॉफ्टवेयर, रिकॉर्ड होता है, डेफर्ड होता है। 20 मिनट 15 मिनट डेफर्ड चलता है शो। ओके। या यानी लाइव में जो बोल स्टूडियो, रहा हाँ हूँ हाँ वो 15 मिनट के बाद हाँ, ऑन एयर जो मुझे जाएगा। 15 मिनट बाद चलाना है मैं अभी हाँ। रिकॉर्ड करूँगा। ओके। जो कॉलर अगला आना है, तो मुझे लॉग में दिख जाएगा कि अब इतने बज के इतने मिनट में मुझे इस सवाल का जवाब और ये कॉलर चलाना है। हाँ। मैं कॉलर को रिकॉर्ड करूँगा, जो बाहर सुनाई नहीं देगा, एडिट करूँगा और उसको वहाँ प्लेस करूँगा। तो आपको वो 15 मिनट बाद सुनाई देगा। सो यानी एक आरजे रिकॉर्ड भी कर रहा होता है सब कुछ। 15 मिनट के बाद का, हाँ। और रियल टाइम जो उसको चलाना है वो भी देख रहा होता है। वो भी देख रहा होता है। 100%, क्योंकि ओके। हो सकता है कई बार सॉफ्टवेयर हैंग हो जाए या कुछ दिक्कत आ जाए। एक एक चीज़ होती है स्टॉप मार्कर, तो स्टॉप मार्कर लगने पे सब कुछ रुक सकता है, तो रुक जाए अगर गलती से स्टॉप मार्कर लग गया तो। ये सॉफ्टवेयर की चीज़ है। जी। तो उसको वहाँ पर भी ध्यान देना है। अगेन व्हाइल ही इज डूइंग इट, नो वन इज अराउंड इन द स्टूडियो, वन मैन शो, सब कुछ वही कर रहा है। आज भी। हाँ हाँ बिल्कुल। ओके। ज़्यादा से ज़्यादा अगर लग्जरी है मुंबई जैसे शहर में या दिल्ली जैसे शहर में, तो स्टूडियो के बाहर एक प्रोड्यूसर होगा, हाँ। जो टेलॉस पे, जहाँ पे फ़ोन्स आते हैं लिसनर्स पे, फिल्टर करके पास कर देगा कि हाँ इनसे बात कर लीजिए, इन्होंने सही जवाब दिया है। वरना आरजे ही करता है अंदर बैठ के, खुद ही उठाते हैं, खुद ही बात करते हैं, हम खुद ही सिलेक्ट करते हैं, एडिट करते हैं। एंड अगर कोई ग्लिच आ गया, जैसे जब आप लाइव करते थे, तब अगर ऐसा कोई सिचुएशन आया तो आप कैसे डील करते थे? आया है। आया ही होगा ऑफ कोर्स। लकीली जब मैंने किया तो ऐसी कोई दिक्कत या परेशानी वाली बात नहीं हुई। फनी चीज़ें बहुत होती थी, जैसे कोई पहले 1 रुपए के कॉइन डाल के पीसीओ के बूथ से लोग रेडियो स्टेशन में फ़ोन लगाते थे। तो मैंने आपको बताया हम एक लव एडवाइस सेगमेंट करते थे, फ़नी लव एडवाइस देते थे, डॉक्टर होजे डॉक्टर टीजे। तो एक कॉइन डाल के एक जन आया और उसके 3 मिनट पूरे हो गए और हम उसको एडवाइस दिए जा रहे हैं, तो उसके फ़ोन की जो बीप है वो बज रही है, पीप पीप, कॉल कटने वाला है। तो हम उसको बोलते थे, भैया तू एडवाइस लेने आया, कम से कम 4-5 कॉइन लेकर तो आता, तैयारी से तो आता। तो ये लाइव चलता था सब कुछ। दूसरी बात, आजकल जिसके होने की संभावना ज़्यादा है, अगर कोई कुछ गाली दे दे या कुछ गलत बोल दे किसी के बारे में, तो रेडियो में ना एक बटन होता है, हमारे कंसोल के पास एक बटन होता है जिसको बोलते हैं डंप बटन। ओके। मुझे नहीं पता कितने लोगों ने उसका इस्तेमाल किया होगा, मुझे भी कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, पर अगर ऐसा कभी हो, लाइव बिल्कुल जा रहे हैं आप और आप नहीं चाहते कि वो जो बात आपके कानों पे पड़ी है वो ब्रॉडकास्ट हो, तो डंप दबाते ही वो बात कट जाएगी। तो वो 7-8 सेकेंड्स का हमारे पास डिले का चांस होता है। तो वो एक सेफ्टी हमारे पास आखिरी होती है, डंप कर दो। ओके। तो उतना पार्ट कट हो जाएगा लाइव में। इंटरेस्टिंग। लाइव में वैसी नौबत नहीं पड़ती। और ऐसे भी किस्से हैं जहाँ पर लाइव कॉलर ने कुछ बोल दिया और नौकरी चली गई किसी की, ये भी देखा है। ट्रू। समझ गया। ऐसा भी So होता है। happens and I got you what you're saying, क्योंकि कभार जैसे अभी हम पॉडकास्ट भी लाइव कर रहे हैं, जी। यहाँ पे अगर हम शूट कर रहे हैं
एंड अभी कुछ होता है तो मेरे पास क्या है, मैं फ्री हूँ हाँ, कि एडिट कर लेंगे, राइट, बाद में कट हो जाएगा, बट हाँ, रेडियो में वो स्कोप बहुत ही बिल्कुल नहीं। मिनिस्क्यूल या नहीं रहता है कभी कभार। तो आपने इतने सालों से रेडियो में काम किया है, कोई एक ऐसा मोमेंट या एक ऐसा इंसिडेंट जो आपकी लाइफ का एक माइलस्टोन बन गया कि ये हुआ था मेरी लाइफ में? बहुत सारे मोमेंट्स हैं ऐसे जिसकी वजह से कभी-कभी आँखों में आँसू आ गए और कभी-कभी लगा कि कितना कितना कुछ हम कर पाए रेडियो की वजह से। मेरे ज़हन में तो जो सबसे ज़्यादा ताज़ा मोमेंट है या हमेशा याद आता है मुझे, वही जो मैं आपको किस्सा बता रहा था, मुंबई के फ्लड्स के दौरान। हम्म। अ, हुआ ये था कि मैं एक डबिंग स्टूडियो में डबिंग कर रहा था महालक्ष्मी में, और ओके। हमारा स्टूडियो नरीमन पॉइंट में था। महालक्ष्मी में कार्टून कैरेक्टर डब कर रहा था मैं, वो डब करके जैसे ही मैं बाहर आया, तब तक खेल पूरा बिगड़ चुका था। गाड़ियाँ बह रही है, पानी, मैंने कहा ये सब क्या हो गया अचानक? और मुझे शाम 5 बजे के पहले स्टूडियो पहुँचना है क्योंकि मेरा शो शुरू हो जाएगा। तो 4:55 तक तो मुझे पहुँचना ही पड़ेगा। हम्म। इतने सालों की आदत है, आप लाइव जा रहे हो तो आप अपने स्टूडियो के टाइम के हिसाब से तो पहुँचते ही हो, पर मैंने मुंबई में ऐसा होते हुए कभी देखा ही नहीं। मैंने सोचा था महालक्ष्मी में डबिंग पूरी करके टैक्सी लेके नरीमन पॉइंट चला जाऊँगा, पर सब कुछ बह रहा था, गाड़ियाँ भी बह रही थी। तो एक टैक्सी वाला मुझे दिखा, उसको मैंने रिक्वेस्ट की कि भैया मुझे स्टूडियो छोड़ दो। तो उसने बोला, देख नहीं रहे हो क्या चल रहा है मुंबई में, सब बह के जा रहा है, हम्म। तो आप घर जाओ। मतलब घर जाऊँ कैसे? वो भी नहीं पॉसिबल है, मुझे स्टूडियो ही जाना पड़ेगा, मैं रेडियो जॉकी हूँ, मैं डीजे हूँ जिसको आप सुनते हैं शाम को। उसने बोला अंदर आओ, मजाक मत करो। मतलब मजाक नहीं कर रहा, सही बोल रहा हूँ। बोले बोल के बताओ कैसे बात करते हो? तो मैंने उस 93.5 रेड एफएम पर मैं हूँ डीजे आपके। हाँ, तुमको तो हम सुनते हैं। आज अब कुछ भी हो जाए आपको स्टूडियो लेके जाऊँगा, क्या बात। गाड़ी जल जाए बोलते हैं, पानी भर जाए कोई, मैं लेकर जाऊँगा। उसने वो लेकर गया मुझे। खाने के लिए मम्मी ने टिफ़िन दिया हुआ था साथ में, और मुझे मालूम था अब कुछ मिलना है नहीं यहाँ पे, सब कुछ बह गया। और 4 रोटियाँ थी तो 2 मैंने उस टैक्सी वाले को दी, 2 मैंने ली, और सब्ज़ी थी शेयर कर ली, खा ली। उसने मुझे स्टूडियो के नीचे तक पहुँचाया और उसकी गाड़ी से धुआँ निकला, गाड़ी ख़राब। उसने बोला ऊपर है ना बिल्डिंग, आप पहुँच जाओ। बोला अब आप, हम क्या, हम यहीं बैठेंगे? बोलता है आप पहुँचना ज़रूरी है, आपका इंतज़ार कर रहे हो। मैं गया, कोई नहीं पहुँच पाया था। होज़े था क्योंकि वो जल्दी आया हुआ था तो वो पहुँच गया था, और मैं। अब हमने शो शुरू किया, लाइट हार्टेड शो, इवनिंग शो। रात होते होते पता चल गया कि मामला गड़बड़ है, मुंबई में ऐसा कभी हुआ नहीं यार, ये क्या हो रहा है सब। और रात को 10 बजे जिसको आना था, आरजे, उसने हमें स्टूडियो नंबर पे फ़ोन किया। मैं तो ट्रेन के नीचे हूँ, सर के ऊपर एक आदमी रेडियो लेके चल रहा है, वहीं तुम दोनों को सुन रहे हैं, और ट्रैक में कमर तक पानी है और उसके अंदर चलते चलते चल रहे, मैं तो नहीं आ पाऊँगा। वो आरजे कह रहा है। अगले 3 दिन तक कोई आरजे नहीं आया, मैं और होज़े। 3 days? 3 दिन तक। ऑफिस में क्या होता है, कॉफ़ी वेंडिंग मशीन ख़त्म हो गई, कॉफ़ी कुछ बचा ही नहीं, बाहर खाने के लिए कुछ नहीं। मेरे ख्याल से पानी आना बंद हो गया था, वॉशरूम में टिश्यू पेपर ख़त्म। और पहले दिन जब ये बाढ़ आई थी, 26 जुलाई की बाढ़, मुंबई और 26 जुलाई की बाढ़ कोई भूल नहीं सकता उसको। तो रात को 2:30 बजे क्या होता है ध्रुव जी की, 12 बजे के बाद शो लाइव नहीं होते, गाने चलते हैं, आपने देखा हाँ होगा। हाँ हाँ हाँ। तो ये होज़े जो है मेरे पास आता है और मुझे कहता है कि उठ। मतलब क्या हुआ? दिस इज़ समथिंग विच मुंबई हैज़ नेवर सीन, वी नीड टू डू समथिंग। आई सेड मीन्स व्हाट? वी नीड टू गो लाइव। आई सेड एट 2:30? ब्रदर, ये वो सिचुएशन है, अनप्रेसिडेंटेड सिचुएशन है, कभी किसी ने देखी नहीं है, लेट्स गो लाइव। और हम रात को 2:30 लाइव गए। ओह। और जो, क्योंकि हमारे स्टूडियो का फ़ोन चल रहा था, कुछ लोग कार में फंसे हुए थे जिनकी मोबाइल की आखिरी पॉइंट बची हुई थी, फ़ोन किया कि मेरे घर पे बोल दो, और ये लाइव जा रहा है सब कुछ, कि मैं यहाँ फंसा हूँ, कोई टेंशन ना ले, कार साइड में लगा दी है, वहाँ मैं बैठ गया हूँ, जैसे ही ठीक होगा हम आ जाएंगे। नॉन स्टॉप हमने ये सुबह तक किया, सोए नहीं। ओह वाह। फिर हमने मेरे ख्याल से
अगले 2 दिन यही किया। हम्म, ट्रैक टूट चुके थे, लोकल ट्रेन के ट्रैक टूट चुके थे हम्म, और रोड से जाना भी पॉसिबल नहीं था, सब कुछ हालत ख़राब। तो जब तक हालत सामान्य नहीं हुए हम यही करते रहे, लोगों के मैसेजेस पहुंचाते रहे, ये करते रहे, वो करते रहे। क्या बात है। और इसी में एक स्कूल से मैसेज आया था कि जूनियर केजी के बच्चे हैं, फर्स्ट फ्लोर पे इनका किंडरगार्टन था आई गेस, तो खाना नहीं खाया है। अगर आसपास की सोसाइटी, बोरीवली से कॉल आया था, तो अगर आसपास की सोसाइटी से कोई खाना लेके आ सके। तो बोट बनाई सोसाइटी वालों ने रेडियो पे सुनने के बाद, उसमें खाना लेकर गए, रस्सी से उसको बांधा और ऊपर उनको खींचने बोला। उन्होंने वो खाना बच्चों को खिलाया, क्या बात सोए। है। और वहाँ से उन्होंने, टीचर्स ने फिर से ऑन एयर आके मैसेज दिया कि बच्चों ने खाना खा लिया, पेरेंट्स को बोलिए चिंता ना करें, पानी उतर जाने पे उनको लेकर जा सकते हैं, डोंट वरी वगैरह। इतना अच्छा लगा कि हम कुछ कर पाए, लोगों को मिला पाए। एंड इफ आई एम नॉट रॉन्ग, इसका एक आर्टिकल भी आई सॉ ऑन योर प्रोफाइल। ओह यस 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 यस, सो डीएनए ने छापी थी डीएनए वो। ने न्यूज़। तो तीसरे दिन क्या हुआ कि फिर रेड एफएम के हमारे सुपीरियर्स ने बोला कि ये दीज पीपल आर नॉट आरजेस, दे आर वॉरियर्स, फ्लड वॉरियर्स। इन्होंने जो काम किया शायद इनको भी नहीं मालूम है, क्योंकि उस वक्त इन्फॉर्मेशन पहुंचने का जरिया और कुछ नहीं था, रेडियो ही था। हाँ। और हमने कहा कि फिर इसका तो पूरा फ़ायदा होना चाहिए, तो उन्होंने फिर उसको रिकग्नाइज़ किया और डीएनए वालों ने एक पूरा हाफ पेज आर्टिकल हम पे छापा था। वाओ। मैं अपने शो प्रोड्यूसर का नाम भी लेना चाहूँगा, विघ्नेश अय्यर, वो भी पहुँच गया था स्टूडियो। तो 2 नहीं हम 3 थे, ऐसा ना हो जाए कि विघ्नेश सुने और बोले मुझे कैसे भूल गया। तो मुझे याद है, बहुत अच्छे वॉइस ओवर आर्टिस्ट है अभी वो, तो जी। वो भी आए थे, उन्होंने भी बहुत मदद की। और अगर किसी का नाम भूल रहा हूँ तो सॉरी, बट ये तो मुझे 3 नाम याद है। ट्रू। 2 वो और तीसरा मैं। सो वेरी रिमार्केबल, मतलब ये सोचना और ये थॉट प्रोसेस होना कि लाइफ ऐसी जाता है। आपदा में कि अब खुद की केयर और खुद घर पहुंचने के बारे में सोचने की जगह लोगों को कनेक्ट करने के लिए हम सर मैं ज़्यादा अपने घर टाइम। पे फ़ोन करना भूल गया, और फ़ोन करने का कोई ज़रिया भी मुझे याद नहीं रहा, क्योंकि मैं उस चीज़ में इतना घुस चुका था कि नहीं लोग परेशान होंगे। आपको बताऊँ मज़ेदार बात, इट्स अ टचिंग मोमेंट कि मेरा शो प्रोड्यूसर बाहर बैठा है, मैंने आपको बताया कि बाहर बैठते हैं वो स्टूडियो पर, इशारा हाँ, करते हैं हाँ। किससे। तो एक कॉल उसने ट्रांसफ़र किया और लाइव कॉल ले रहा हूँ मैं, धड़ाधड़ कि हाँ आप कहाँ फंसे हैं, कब पहुँचेंगे, ओके आपकी मम्मी का नाम क्या है, बोल दीजिए उनका नाम, ग्रेट डोंट वरी। तो मम्मी जी देखिए आपने अभी सुना राजेश को, इज सेफ, अपने दोस्त के घर चले गए हैं, डोंट वरी वो आ जाएंगे, ठीक है, तो टेंशन घेऊ नका। ऐसा सब चल रहा था हमारा। एक आवाज़ आती है सडनली मेरे हेडफोन पे, मेरा बेटा भी नहीं आया है। मुझे आवाज़ सुनी हुई लगी, ऐसा लगा यार, मतलब कब से नहीं आया आपका बेटा, आज तीसरा दिन है। ओ, तो क्या क्या नाम है आपके बेटे का, नाम तो बताऊंगी लेकिन उसको बोलो ये कोई तरीका है, इन्फॉर्म भी नहीं कर रहा, हम लोग टेंशन में है, ये वो है। मम्मी, तो मेरी मम्मी बोलती है हाँ, दूसरी लाइन में मेरी मम्मी थी जो मुझे डांट रही थी लाइव। और मेरे प्रोड्यूसर ने इशारा किया कीप टॉकिंग कीप टॉकिंग। मैंने कहा मम्मी सुनो, मैं अभी शो के बीच में हूँ, लाइव जा रहा है सब कुछ। तो बोले मालूम है शो के बीच में है, पर मेरे को मेरे बेटे के बारे में जानना भी ज़रूरी है ना। बोला तुम जान ही तो रही हो, सुन नहीं रही हो ऑन एयर। बोले वो अलग है, तुम पर्सनली फ़ोन करके बताओ ना खाया क्या, ये सब चल रहा है ऑन एयर। मैंने कहा ठीक है मैं बताता हूँ, शो के बाद फ़ोन करता हूँ। क्या बात है। सो जब आप ये रेडियो से जब आप इतना क्लोजली कनेक्टेड जी हैं, तो जैसे आपने कहा वो आपकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बन चुका है। जी सो वो कहते हैं ना, दो पर्सनालिटीज हो जाती है, एक ऑन एयर पर्सनालिटी और एक ऑफ एयर पर्सनालिटी है। हम्म। सो वो दो पर्सनालिटीज को आप मैनेज कैसे करते हैं, या फिर क्या वो दोनों पर्सनालिटीज एक्चुअली सेम है? रेडियो के मामले में सेम होना बहुत ज़रूरी है, ओके। क्योंकि मैं रेडियो जॉकीज़ को ट्रेन भी करता हूँ। अब तक 100 से ज़्यादा ऐसे स्टूडेंट्स होंगे मेरे जो किसी न्यूज़ चैनल में एज एंकर काम कर रहे हैं या किसी रेडियो स्टेशन पे एज आरजे काम कर रहे हैं। एंड मुझे बहुत अच्छा लगता है कि अपने एक्सपीरियंस को, नॉलेज को आप किसी को पास ऑन करो बिल्कुल। और किसी के सपने को साकार करो। तो आज भी मैं कहता हूँ कि मुझसे जुड़िए, और अगर मैं आपको गाइड कर सकूँ तो मुझे बहुत खुशी होगी। और मैं ये कहता हूँ मेरे स्टूडेंट से भी कि बी रियल, रेडियो इज़ ऑल अबाउट रियल। जैसे अभी Reality. आपसे बात कर रहा हूँ, अगर मैं उसी तरीके से रेडियो पे बात कर सकूँ तो उससे बढ़कर बात क्या होगी। मैं जैसा रियल लाइफ में हूँ वैसा मैं रेडियो पर भी हूँ। लेकिन आपने जो मुद्दा रखा है ये हर रेडियो जॉकी पर लागू
होता है क्या, तो शायद नहीं। हम्म बहुत सारी चीज़ें पर्सनल लाइफ में अलग होती है बहुत सारे लोगों की, और बहुत सारे, तो मेरे केस में ऐसा नहीं है। मैं जैसा आपको अभी लग रहा हूँ, मैं रेडियो पर भी वैसा ही हूँ। तो बट कभी कभार लाइफ में, घर में कोई ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं जो शायद आपको कैरी करके रेडियो के स्टेशन पे जाना पड़े और वहाँ पे कोई इम्पैक्ट क्रिएट हुआ उसकी वजह से। दरवाजे के बाहर, स्टूडियो के दरवाजे के बाहर उसको छोड़ देना पड़ता है। पर हाँ, अगर कोई ऐसी बात है जो मुझे अफेक्ट कर रही है और वो मुंबई के लिए भी ज़रूरी है, हम्म तो मैं उस बात को लेके रेडियो के स्टेशन के अंदर आता हूँ। हम्म पर मेरी बहुत पर्सनल सी बात है, हम्म और वही मैं अपनी कहानी सुनाना चाहता हूँ। अगर उससे कुछ सीख मिले तो बात अलग है, लेकिन अगर उससे लोग दुखी होने वाले हैं तो वो बात बाहर ही रहेगी। ट्रू ऐसे मोमेंट्स भी आते हैं जब कोई बहुत नियर एंड डियर वन चला जाता है और उस दिन मुझे शो भी करना है। करते हैं हम लोग शो, ऐसा नहीं है कि नहीं करते, करते हैं। अभी अमीन सैनी सर चले गए, तो उस दिन शो करने का मन नहीं हो रहा था मेरा। मुझे ऐसा लगा यार, रेडियो का एक हिस्सा ही निकल गया, रेडियो ही निकल गया ऐसा लग रहा था। लेकिन फिर भी मैंने उस दिन शो किया, और जो भी बातें निकली वो दिल के जज्बात से ही निकली। तो हम अपनी पर्सनल चीज़ों को थोड़ा सा दूर रख के जिस तरह का शो कर रहे हैं उस पर फोकस करें तो ज़्यादा बेटर है। और अगर वो पर्सनल चीज़ सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है तो आने दीजिए उसको ऑनर, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ट्रू बिकॉज इट्स लाइक अगर आपका मेंटल स्पेस ठीक नहीं है, बिकॉज रेडियो मैं समझता हूँ काफ़ी सारी चीज़ें इम्प्रोवाइजेशन पे जाती है। बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनिटी, इम्प्रोवाइज। स्पॉन्टेनिटी आपको बहुत होनी चाहिए। जी जी जी। तो स्पॉन्टेनिटी आप कैसे डेवलप करते हैं, यानी वो प्रैक्टिस के साथ आता है या हाउ डू यू डू इट? हाँ, मैं ये कहूँगा अभी इतने सालों के बाद कि ये प्रैक्टिस से ही डेवलप हुआ है। फॉर एग्जांपल आपको एक वर्ड दे दीजिए, मुझे कोई भी शब्द दे दीजिए, कोई भी। एयर फ्रेशनर। बहुत ही बढ़िया एयर फ्रेशनर की बात आज मैं आपके साथ करना चाहता हूँ। एयर फ्रेशनर ऐसे होते हैं जो आर्टिफिशियल भी होते हैं और नेचुरल भी होते हैं, लेकिन ज़्यादातर नेचुरल एयर फ्रेशनर को प्रेफर किया जाना चाहिए। क्या आपको पता है कि कैम्फर एक बहुत ही कमाल का एयर फ्रेशनर है, स्पॉन्टेनिटी। अब मेरी कोई प्रिपरेशन नहीं है इसमें, आपने एयर फ्रेशनर बोला, मैं इस पर पौने 2 घंटे बात कर सकता हूँ विदाउट अ फंबल, विदाउट अ स्क्रिप्ट, विदाउट रिपीटेशन। ये प्रैक्टिस से संभव है। इसके पीछे का रीज़न ये है कि जो वर्ड बैंक है मेरे अंदर अभी, मेरे माइंड में, वो इतना वास्ट हो चुका है कि सेंटेंस कंस्ट्रक्ट करने के लिए क्या चाहिए ध्रुव भाई? शब्द चाहिए, वर्ड्स शब्द चाहिए। चाहिए। अगर वो धड़ा, तो इफ़ यू स्टार्ट टॉकिंग टू मी इन इंग्लिश, मेरी स्पॉन्टेनिटी धरी की धरी रह जाएगी, बिकॉज आई एम अ हिंदी रेडियो जॉकी। ट्रू। इट्स नॉट द केस दैट आई कैन नॉट स्पीक इन इंग्लिश, बट आई थिंक क्रिएटिवली इन हिंदी। तो जैसे ही आप एयर फ्रेशनर बोलेंगे, मैं शायद 2-4 सेंटेंस के बाद चुप हो जाऊँ इंग्लिश में। हिंदी में मैं आपको मुझे चुप कराना पड़ेगा, इतना बोल सकता हूँ। तो ये डेवलप होती है जब आपके पास शब्दों का भंडार हो, आपके पास प्रैक्टिस हो, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आप वो करते आ रहे हैं। तो आपको राइट पॉजेज और स्क्रिप्ट के अंदर का एंटरटेनमेंट फैक्टर और थोड़ा सा इंक्विजिटिवनेस कैसे बढ़ा के, ये अपने आप ऑटोमेशन पे चलता है। ट्रू, एब्सोल्युटली। इट्स लाइक सारा मसाला, मतलब सारा सामग्री सारी पड़ी है आपके पास। हाँ। अब आप जैसे बनाना चाहे आप कोई भी डिश और तेजी से बनना शुरू हो जाता तेजी है। से बनना शुरू हो जो जाता आज कर रहा है, जैसे आज अगर आप ऑन एयर गए, तो आज जैसे मैं आज से 24 साल पहले पहली बार जब ऑन एयर गया, तो जो सीनियर आरजे थे ऑल इंडिया रेडियो के, उन्होंने रात के 2:30 बजे मुझे कहा, अब तू ऑन एयर जा सकता है। मैंने कहा क्यों? अब ज़्यादातर लोग सो गए होंगे। अगर कुछ गलती हुई तो भी चलेगा। मैं गलती नहीं करूँगा। बोले नहीं, हो सकती है, लाइव है, तो तब तू जा सकता है ऐसा। उस वक्त मैंने लिखा था जो मुझे बोलना है। उसके दूसरे दिन भी मैं स्क्रिप्ट लिख कर लेकर गया था जो सामने रखता था। ये सिलसिला समझ लीजिए 1-2 साल चला होगा। उसके बाद जब रेड एफएम आया, तो कौन सी स्क्रिप्ट और क्या, मतलब सिर्फ विषय होता था हमारे पास और हम शुरू हो जाते थे। ट्रू। तो ऐसे स्पॉन्टेनिटी डेवलप हो जाती है। और आज के ज़माने में जैसे हमारा डिस्कशन हुआ कि आरजे सिर्फ रेडियो तक सीमित नहीं है। नहीं है जी। सो अब कितना ज़रूरी हो चुका है आरजेस को बाकी प्लेटफॉर्म्स को भी एक्सप्लोर करना? मैंने या अपने रेडियो करियर में ध्रुव जी कभी ये नहीं सोचा कि रेडियो एज अ इंडस्ट्री कभी ख़त्म होगी। मैं हमेशा कहता था कि रेडियो अपने आप को उभार लेगा, रेडियो फिर एक नए जोश के साथ आएगा। आपने देखा भी होगा
कि बहुत अप्स एंड डाउन्स रहे रेडियो हम्म, की जर्नी में, रेडियो इंडस्ट्री की जर्नी में। हम्म, अभी फिर वो एक ऐसा फेज़ आया है जहाँ पर डिजिटल माध्यम True. बहुत ही डोमिनेंट हो चुके हैं। डोमिनेट हो चुका है, हावी हो चुका है। रेडियो जॉकीज़ और रेडियो माध्यम को लेकर जो क्रेज़ था, हम्म, टू बी वेरी ऑनेस्ट वो कम हो रहा है। छोटे शहरों में फिर भी एक क्रेज़ होता है, पर मुंबई जैसे शहरों में मैंने वो डिक्लाइन आते हुए देखा है। पर अपनी एक खूबी और ख़ासियत रेडियो ने हमेशा बनाए रखी है। बिल्कुल। सो इट इज़ नेसेसरी फ्रॉम इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव कि आप कितना खूबसूरती से डिजिटल माध्यम का भी उपयोग रेडियो पर करते हैं। बिग एफएम ये करता है एक्चुअली। हम बिग एफएम पर यही करते हैं, हम डिजिटली भी चीज़ों को दिखाते हैं और रेडियो पर भी बात करते हैं। True. तो इसका जो अमालगमेशन है ना वो बहुत कमाल का है। तो दोनों को साथ लेके चलना चाहिए। कोई अगर ये कहे कि नहीं नहीं भाई मैं तो डिजिटल माध्यम में नहीं आऊँगा, मेरा तो रेडियो ही सब कुछ है, तो मैं नहीं मानता। आप सब चीज़ें बदलती है ना। आउटडेटेड हो जाएंगे शायद, आउटडेटेड नहीं बोल गलत सकते। शब्द हो जाएगा। आउटडेटेड गलत शब्द ही होगा, बताता हूँ क्यों। क्योंकि देखिए अगर आप कोई पॉडकास्ट सुन रहे हैं, जैसे ये हमारा पॉडकास्ट अगर कोई सुन रहा है, तो उसके लिए आपको इंटरनेट कनेक्शन चाहिए या इसको बिल्कुल। डाउनलोड करके कोई सुन सकता है। पर अगर आप अपनी कार में जा रहे हैं और आपके कार में एफएम का रेडियो सेट लगा है, आपको ट्यून करना है और आप सब कुछ सुन पाएंगे। बिल्कुल। आज भी हम प्रेफर करते हैं कि आज भी जो बोलते हैं ना सरप्राइज वाला फैक्टर, अगला गाना कौन सा है मुझे नहीं मालूम, हाँ, अगली बात कौन सी है मुझे नहीं मालूम। ट्रू। आप किसी म्यूज़िक प्लेयर ऐप पे चले गए, गाना या जियो सावन, स्पॉटिफाई, कहीं पर भी आप चले गए, आपने अपनी प्लेलिस्ट सेट कर रखी है, आपको मालूम है क्या आने वाला है। आप प्रीमियम मेंबर है तो आपने ऐड भी स्किप कर रखी है, आप बोर हो जाएंगे। True. रेडियो में ऐसा नहीं है। हाँ, बट एक सीनियर रेडियो प्रोफेशनल होने के वजह से मैं ये मुद्दा ज़रूर कहना चाहूँगा कि बहुत सारी पॉलिसीज़ में चेंज आने की ज़रूरत है। और मुझे उम्मीद है कि वो चेंजेस आएंगे। न्यूज़ अलाउ होने चाहिए रेडियो पे, कमेंट्री अलाउड नहीं है। अगर आपने ऑब्जर्व, आपने कभी हाँ। कमेंट्री सुनी? हाँ, हाँ, सुनिए, पर कहाँ सुनी? रेडियो पे। लेकिन कहाँ? प्राइवेट रेडियो स्टेशन पे? हाँ, प्राइवेट रेडियो नहीं, वो आकाशवाणी वाला जो आता था ना उसमें। आकाशवाणी पे ही आती है। हाँ। प्राइवेट रेडियो स्टेशन प्राइवेट पे नहीं स्टेशन चल पे नहीं सकती, आती। नहीं चल सकती। इट्स अ रूल। यस, यस, यस। तो कुछ रूल्स अगर बदले जाएं तो स्पोर्ट्स का एक रेडियो आ जाए, डिवोशनल म्यूजिक का एक रेडियो आ जाए, जैसे टेलीविजन में, हाँ, तो मज़ा ही आ जाएगा। ट्रू। डाइवर्स हो जाएंगी चीज़ें। हाँ, जैसे आप देखिए ना, पहले जी टीवी था तो उसी में न्यूज़, हाँ, उसी में एंटरटेनमेंट के स्लॉट्स थे प्रोग्राम, सारे। है ना। जब आया था सैटेलाइट टेलीविज़न, रेडियो में अब तक वो हुआ नहीं। हमारे पास फॉर्मेट क्या है? म्यूज़िक रेडियो फॉर्मेट। उसमें हमारा रेट्रो है, किसी का CHR है, कंटेम्प्रेरी हिट, आज के ज़माने के हिट, और किसी का इंटरनेशनल हिट। मुंबई में एक इंटरनेशनल रेडियो स्टेशन भी चलता है, इंटरनेशनल हिट्स का रेडियो स्टेशन भी चलता है। यही है हमारे पास, डाइवर्सिफिकेशन चाहिए। ट्रू। तो रिवाइव हो सकता है ये माध्यम, और थोड़े रूल्स और इजी हो जाए, पॉलिसीज थोड़ी सी और इजी हो जाए, मज़ा आ जाएगा। ट्रू, ट्रू। बिकॉज आई स्टिल रिमेंबर, जैसे आपने कहा ना कि म्यूजिक प्लेयर ऐप्स में तो आपको वो किक, वो जो सस्पेंस वाली किक है ना, वो नहीं मिलने मिलती। वाली है। रेडियो में क्या है ना, आपको पता नहीं है नेक्स्ट गाना कौन सा कौन होगा। सा है, फिर उससे जुड़ी हुई कोई बात। यस, एब्सोल्युटली। कल उसकी कल सॉरी मैं आपको बीच में इंटरप्ट कर रहा हूँ। प्लीज। कल मैं एक जो लाइव म्यूजिक शो होस्ट कर रहा था, तो उसमें मैंने एक ट्रिविया बताया था। शैलेंद्र साहब की एक फिल्म थी, शैलेंद्र जो लिरिसिस्ट हैं ओके। यस्टर ईयर्स के, तो तीसरी कसम फिल्म का नाम था। Okay. उसको उन्होंने प्रोड्यूस किया था, थे वो लिरिसिस्ट। आप कभी सर्च करिए, आपके पुराने गाने अगर फेवरेट होंगे तो उसमें से बहुत सारे शैलेंद्र साहब के निकलेंगे। शंकर जयकिशन साहब का संगीत, हाँ, शैलेंद्र साहब के लिखे बोल और मुकेश की आवाज़, ये कॉम्बिनेशन हुआ करता था। हाँ। और राज कपूर साहब पे पिक्चराइज्ड गाने, ये कॉम्बिनेशन हुआ करता था। ओके। कल शैलेंद्र साहब की बात मैं बता रहा था कि उन्होंने तीसरी कसम फिल्म बनाई थी और प्रोड्यूस की थी। वो उनकी एकमात्र प्रोड्यूस की हुई फिल्म थी, और उसमें उनको इतना संघर्ष करना पड़ा कि वो फिल्म डिले हो गई, फाइनेंशियल क्रंच भी हो गया, और उसके बाद ही पास्ड अवे। फिर बाद में उस फिल्म को, वो बॉक्स ऑफिस पे नहीं चली, पर बाद में उसको नेशनल अवार्ड मिला। और उसके बाद बहुत सराहा गया उस फिल्म को, और बहुत कुछ हुआ। तो ये ट्रिविया में दे रहा था। ये जो फन है ना, ये जो बातें हैं, ये कहाँ से लाएंगे आप? करेक्ट, ये कहाँ से लाएंगे? करेक्ट। जैसे
खई के पान बनारस वाला, हम्म। तो बच्चन साहब ने इतने पान चबाए थे, और ऐसे मतलब बहुत सारे किस्से True, हैं, true. हर गाने के पीछे की कहानियाँ बहुत इंटरेस्टिंग है, वो सब रेडियो पे रेडियो मिल पे जाता है निकल के आपको। आती है। एंड रेडियो पे उसी के साथ साथ मतलब जैसे हमारे पहले डिस्कशन हो रहा था कि जो इंसान रेडियो को रेगुलरली सुनता है ना, वो एड्स को भी गुनगुनाने लगता है। हाँ, एड्स भी आपके लिए गाने बन जाती है। राइट। एंड मैं तो रेडियो से इसलिए क्लोजली कनेक्टेड हूँ क्योंकि एक टाइम था जब वो सैमसंग का चैट फोन आता था, QWERTY हाँ, कीपैड वाला। हाँ, उसमें रेडियो का फीचर था, एंड उसमें एक नया फीचर था जिसमें रेडियो को आप रिकॉर्ड कर सकते थे, हाँ, इंटरनल रिकॉर्डिंग। इंटरनल रिकॉर्डिंग, या फोन में रिकॉर्डिंग। एंड आई स्टिल रिमेंबर स्टूडेंट ऑफ द ईयर फर्स्ट पार्ट आया था, एंड उसके गाने रेडियो पे चलते थे। आई वाज इन माय 10th, तो वो उसके गाने रिकॉर्ड करके एक प्लेलिस्ट छोटा सा फोन में ही बनाया हुआ था। प्लेलिस्ट तो खैर थोड़ा एडवांस शब्द हो जाएगा उस टाइम के लिए, वो कुछ फाइल्स MP3 फाइल्स बनी जाती थी उसमें। एंड क्या है, फिर जब चाहे तब वो गाने सिर्फ सुन सुन पाते सकते थे। थे, हाँ, तो जब गाना शुरू हुआ तब रिकॉर्ड पे प्ले करने का, गाना हाँ, खत्म हुआ तब रिकॉर्ड पे प्ले करने, क्लोज करने का, यही सभी चीज़ें की हुई है। क्योंकि उस पॉइंट ऑफ टाइम पे इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी भी था राइट, नहीं। BSNL का 6 महीने का वैलिडिटी करवाने पे 50 MB मिलता था। उसको इस्तेमाल करो बहुत दिनों तक। 50 MB कितने टाइम तक इस्तेमाल होता है? एंड गिनती होती है कि इंटरनेट ऑन करेंगे, ये करेंगे, इतने में इतना MB तो यूज़ हो ही जाएगा। हाँ, एंड आज तो मोबाइल डेटा ऑन करने में 50-60 MB तो ऐसे ही राइट, छींकते हुए चला जाता है। एग्जिस्ट ही नहीं करता एग्जिस्ट ही नहीं करता, कोई वैल्यू ही होता। नहीं है उसकी। सो दैट इज व्हाई आई एम वेरी क्लोजली कनेक्टेड। एंड राइट, मुझे याद है आज भी के 10th 11th 12th बोर्ड्स राइट, बोर्ड्स हम्म, तो एंटरटेनमेंट बहुत ही लिमिटेड हो जाता है। राइट, सो मेरे लिए एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पहलू एंटरटेनमेंट का रेडियो रहा है, क्योंकि एक हॉरर स्टोरीज का शो आता था हाँ, लेट नाइट, एवरी वंस इन अ वीक, राइट, फ्राइडे या सैटरडे को आता था, विथ अ वेरी प्रोमिनेंट RJ प्रवीण, हाँ, रेड एफएम पे, रेड राइट, FM, एक राइट, कहानी ऐसी भी। राइट, 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 सो शायद उसका एक भी एपिसोड ऐसा नहीं होगा जो मैं मिनिमम 3 बार ना सुना हूं। राइट, उतना वो इन्वॉल्व होते थे आप उसमें। इन्वॉल्व। एंड एग्जाम टाइम में हॉरर कहानियाँ। एग्जाम टाइम में जागने में भी हेल्प कर लेती थी। बट वो क्या है ना, शुरुआत से हॉरर एक फेवरेट जॉनर रहा है मेरा। राइट, राइट, एंड जिस तरीके से वो डिस्क्राइब करते थे, उनका स्टोरी टेलिंग राइट, कह राइट, दीजिए, राइट, सभी चीज़ें, तो इट वाज ऑलवेज फैसिनेटिंग फॉर मी। एंड इसीलिए वो हो गया। देन आई एम श्योर गुजरात में अगर आपने रेडियो सुना है तो गुजरात में कंसेप्ट चलता है डायरो। डायरो, 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 यस, विच इज़ लाइक लोकल कहानियाँ गुजराती में आपको हाँ, कही जाती है। सो रेड FM का डायरो, हाँ, तो इट वाज लाइक सारे प्रोमिनेंट जो हिंदी फिल्म्स है ना, उसकी स्टोरी ऑथेंटिक गुजराती में कहेंगे। हाँ, नेशत करता था शायद हमारे यहाँ पे, आई एम हाँ, नॉट क्वाइट या, श्योर अबाउट द नेम, राइट, राइट, बट रेड FM नो फिल्म में राइट, डायरो राइट, 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 एंड ऑल दो शोज, मतलब वो है। एंड कई सारी छोटी छोटी शोज राइट, जैसे बक्का और उसकी बातें और हाँ, ऐसी कई हाँ, सारी हाँ, हाँ, चीजें। हाँ, सो ये आई एम क्लोजली कनेक्टेड टू ऑल दीज बिकॉज राइट, काफी टाइम तक वही सभी चीजें सुनी है राइट, 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 राइट। सो या सी, जब आप बात भी कर रहे हैं इसके बारे में, आपके चेहरे पे स्माइल आ गई ट्रू अपने ट्रू आप, ट्रू। क्योंकि सीधे दिल में उतरने वाली ये बातें हैं। हम्म। ऑल्सो ये बात करते वक्त जो पिक्चर्स आपने पेंट किए, यानी हाँ। आपके जहन में आए, वो अलग हैं, ट्रू। और मेरे जहन में जो आएंगे वो अलग है। मतलब आरजे दिलीप को अभी ढूंढना है तो आसान है सोशल मीडिया की वजह से, हाँ। लेकिन एक दौर था जब लोग बोलते थे, रिएक्शन मैंने देखा, आप आरजे दिलीप हैं? ऐसा, मतलब पता नहीं क्या सोच के आए थे वो, ट्रू। कि कोई मोटा सा ऐसा मूंछ लगा हुआ आदमी होगा, ये, आप आरजे दिलीप हैं, ये ऐसा। तो वो भी एक थ्रिल था उसका। ट्रू ट्रू Yeah. ट्रू। सो व्हाट्स नेक्स्ट फॉर RJ दिलीप? सो नाउ आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम, आपने जो अपनी ज़िंदगी का ज़्यादा से ज़्यादा समय डेडिकेट किया है किसी एक माध्यम को, आप चाहते हैं कि उसका उपयोग आप समाज में बदलाव लाने के लिए करें। एज़ यू नो, मैं लाइफ कोचिंग में इंटरेस्ट रखता हूँ। मैंने NLP सीखी है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, राम वर्मा सर से। साउंड हीलिंग सीखी है, स्विच वर्ड्स मैंने सीखे हैं, न्यूमरोलॉजी का मुझे शौक है, क्रिस्टल्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो मैंने बिग FM से कहा, मैं बिग FM पर पहले इवनिंग शो करता था जो मुंबई का नंबर 1 शो था, और मैंने बिग FM के हमारे ऑफिशियल्स और प्रोग्रामिंग हेड्स जो हैं उनसे कहा, गीतिका जो अभी नेशनल हेड है हमारी, उनसे मैंने कहा कि मैं ये शो नहीं करना चाहता शाम का शो, मैं एक शो करना चाहता हूँ जो रात में आए और जिसमें मैं
फिल्मी बातें नहीं करना चाहता, जिसमें मैं लव की बातें नहीं करना चाहता, क्योंकि रात के वक्त वही होता है रेडियो हाँ, पर, हाँ। मैं हूँ आपका दोस्त, आपकी क्या प्रॉब्लम है मुझे बता, ये सब मैं नहीं करना चाहता। वो बहुत अच्छा है, लेजेंड है, बहुत प्यारा है, पर मैं कुछ अलग करना चाहता हूँ हम्म, कि लाइफ में लव प्रॉब्लम ही एक प्रॉब्लम नहीं है, लाइफ के फाइनेंशियल एस्पेक्ट है, रिलेशनशिप है, हम्म, हेल्थ है, मेंटल इमोशनल वेलनेस है, और मुझे ये अच्छा लगता है। तो क्या मैं ऐसा शो कर सकता हूँ? तो बिग एफएन ने कहा करो। और उस वक्त पैंडमिक शुरू नहीं हुआ था और पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ होने वाला है, और तब मैंने 2019 के एंड में लव यू जिंदगी की शुरुआत की। इमीडिएटली 2020 मार्च में पैंडमिक आ पेंडेमिक आ गया, गया। तो लोगों को संजीवनी बूटी की तरह लगा ये शो, क्योंकि मेंटल वेलनेस, मेंटल स्ट्रेंथ की बात उस शो में बिल्कुल। होती थी। और अब 2024 हो गया है, तो प्राउडली पूरे मुंबई में ऐसा शो है नहीं जो जो खुद को बेटर बनाने की बात करता है। बेटरमेंट के ऊपर का। हाँ, प्रोडक्टिविटी कैसे इंक्रीज करें। रेडियो पे इस तरह के शो होते हैं, एंटरटेनमेंट की बात है, मैं हाँ, हाँ, एंटरटेनमेंट हाँ। के साथ कोशिश करता हूँ। कॉन्टेस्ट होते हैं मेरे शो पर, हम्म, म्यूजिकल कॉन्टेस्ट, बहुत सारी चीज़, लेकिन मेरा मेरा आज मैंने हैप्पीनेस की बात करने का सोचा है हम्म, 10 बजे। तो क्योंकि 20 मार्च को वर्ल्ड हैप्पीनेस डे है, तो इस पूरे वीक में हैप्पीनेस को समझ, हैप्पी हार्मोन्स क्या है, ये सारी बातें। तो नेक्स्ट यही है कि लाइफ कोचिंग करनी है, ध्रुव गज्जर जी के साथ जुड़ना है मुझे। और अभी अभी तो ऐसा लग रहा है कि आपकी तरह बन जाऊं, फिर आप और मैं आगे और किसी को देखे। तो मैं True. आपको ऑनेस्टली आज बोलता हूं कि मैं टोनी रॉबिन्स को एडमायर करता हूं, एंथनी रॉबिन्स जिनको हम Absolutely, absolutely. जानते हैं, उसको मैं बहुत उनको एडमायर करता हूँ कि कमाल है बंदा, मतलब कुछ तो होगा इसके अंदर जो इस तरीके से लोगों को खींच के लेके आता है। True. वो जो बातें करते हैं, शायद आप भी वही बातें करते होंगे हम्म, लोगों के जीवन में चेंज लाने की, शायद मुझे भी वो बातें पता होंगी, लेकिन वो जो करते हैं वो कमाल करते हैं। True. तो ये सब कुछ चल रहा है बैक ऑफ द माइंड कि ऐसा कुछ करें, अब ऐसा कुछ बदलाव लेकर आए। And there are more things to come. फॉर श्योर, फॉर श्योर। इन सारी चीज़ों को, स्पॉन्टेनिटी को, आवाज़ को, ह्यूमर को मिला के लोगों के जीवन में पॉजिटिव चेंज कैसे लेकर आ सकते हैं, लोगों को ये बताएं कि उनके अंदर का पोटेंशियल कितना कमाल का है, कैसे वो स्ट्रेस फ्री लाइफ जिएं और कैसे अपने ट्रू पोटेंशियल को पहचानें, यूनिवर्स के साथ अलाइन हो जाए, मैनिफेस्टेशन करें। ये सिखाने की कोशिश रहेगी अब आने वाले अगले सफ़र में। क्या बात। रेडियो तो रहेगा, रेडियो वो रेडियो तो में नहीं साथ जाने ये वाला रहेगा। है। क्या बात है। नहीं, absolutely. And on that note, Dilip sir, thank you so much for coming on our podcast. काफी मतलब आपके पास इतनी दिलचस्प बातें हैं ना कि मुझे लग रहा है ध्रुव गज्जर शो का एक सीजन सिर्फ अपन दोनों कर लेंगे। क्या बात है। वो लोग अगर क्योंकि- कमेंट करके बताएं कि और सुनना चाहते हैं हाँ, रेडियो की कुछ true. अंदर की बातें एकदम, कि कभी किसी सेलिब्रिटी से हम्म। गए तो वहाँ क्या हुआ, वो सेलिब्रिटी कैसे थे, Gossips. पूरी 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 बातें, तो वो कमेंट अगर करेंगे हाँ, तो ध्रुव भाई ज़रूर बुलाएंगे फिर अपने शो। बिल्कुल बिल्कुल, why not, why not sir, why not. So on that note, Dilip ji, thank you so much for coming, thank you so much for sparing your time. थैंक यू ध्रुव And भाई। आई मस्ट से बिफोर यू कंक्लूड Yeah, कि ऐसा नहीं है कि हम अलग अलग जगह नहीं जाते, लेकिन कुछ जगहों पर बहुत दिल से जाते हैं। जैसे आपने, आपकी टीम की तरफ से जब भी फ़ोन आता है या कहते हैं कि ऐसा कुछ आप करना चाह रहे हैं, मैं तुरंत उस चीज़ के लिए रेडी हो जाता हूँ, क्योंकि Thank you so क्या much. होता है ना, सामने वाले व्यक्ति का इंटेंशन कैसा है हम्म, और वो व्यक्ति कैसा, ये चीज़ें भी बहुत मायने रखती हैं, बिल्कुल। क्योंकि हम कहीं ना कहीं एनर्जीज तो एक्सचेंज कर रहे हैं ना। True. और आपकी बहुत सकारात्मक ऊर्जा है, Thank बहुत you. प्योर इंटेंशंस है, Thank इसलिए तुरंत मैं जुड़ने की कोशिश करता हूँ। तो Thank द ध्रुव गज्जर शो ये बहुत जल्द, अगली बार मैं देखना चाहता हूँ कि मोदी जी अवार्ड दे और मैं कहूँ कि अरे वाह ध्रुव भाई क्या बात है, ऑडियंस में बैठ के ऐसे मैं बोलूँ, मजा आ Thank you, जाएगा। thank you, thank you so much, thank you so much for these kind words. And yes, of course, manifesting the best. श्योर। It is like एक अच्छा काम करने निकले हैं तो जी। कहीं ना कहीं अच्छी जगह ही पहुंचेंगे। नहीं नहीं, क्योंकि आपके इंटेंशंस बहुत प्योर है, आपकी सोच बहुत अच्छी है, और आप ने राइट कहा कि ऐसे लोग जिनको शायद लोग इतना नहीं जानते, उनको आप लेकर आ रहे हैं, हाँ, वो बड़ी बात है। ट्रू। रेडियो इंडस्ट्री में आरजे दिलीप भी एग्जिस्ट करता है, ये बहुत सारे लोग नहीं जानते होंगे, एंड आई एम ओके विद इट। हाँ, बट करेक्ट। अच्छी बात यह है कि आप उस बात को रिकॉग्नाइज करके बुला रहे हैं, तो थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच दिलीप सर अगेन फॉर दिस काइंड वर्ड्स एंड योर टाइम कि आप हमारे पास
यहाँ पे आए एंड हमें ये ब्यूटीफुल इंसाइट्स दिए जो हमारे व्यूअर्स के लाइफ में एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट करे, उन्हें पता चले कि ये भी है। बिल्कुल शायद आज के जनरेशन के लिए तो ये पॉइंट हो जाएगा कि ये भी है, बिल्कुल है, ये एग्जिस्ट करता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रोमिनेंटली एग्जिस्ट करता है, आपकी जिंदगी को बदल के रख सकता है। absolutely absolutely. So on that note, my dear friends, that was the very famous, well renowned DJ RJ Dilip and आप सभी लोगों का खूब खूब धन्यवाद कि आप इस एपिसोड को पूरा देखें एंड आई होप कि आप अगर एक आरजे बनना चाहते हैं तो दिलीप सर की लाइफ आपके लिए शायद आपकी पूरी टेक्स्ट बुक बन सकती है। सो उनके साथ कनेक्ट कीजिए और जानिए उनके बारे में। वो टीचिंग में भी उतना ही एक्टिव हैं, उनके कई सारे वीडियो कोर्सेज हैं ऑन हाउ टू बिकम अ प्रोफेशनल आरजे, उसे एक्सप्लोर कीजिए बिकॉज that will really help you if you want to enter into the radio industry. And on that note, my dear friends, thank you so much once again for watching this episode. I'll see you next time.